नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपको अलग-अलग तरह के लोगों से हमेशा मिलवाते रहा हूं अपने 3 दशक से, बल्कि इनफैक्ट आप कहूँगा साढ़े 3 दशक से ज़्यादा के करियर में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं, मेरे सहयोगी ओम प्रकाश मेरे साथ हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं, जिसे मैं तब से जानता था, जब वो एक किशोर अवस्था के अ, लड़के की तरह एक्टिविज्म किया करता था। और ये एक्टिविज्म इतना दमदार था कि इसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को कई फैसलों को बदलने पर मजबूर किया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं, अब वो इस देश का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, क्योंकि उसके रिसर्च की हुई, उसके मटेरियल पर बेस्ड 2 फिल्में, धुरंधर और धुरंधर रिवेंज, ये दोनों फिल्में पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही हैं और इतना पैसा कमा लिया है कि इस पूरे कमरे को वो भर सकता है। वही आदित्य राज कौल आज मेरे साथ है। आदित्य को मैं बहुत यंग एज से जानता हूं और मैं जानता हूं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत की है। मेरी वाइफ ने, जब वो 12th स्टैंडर्ड में थे, उन्होंने मुझे अभी भी याद दिलाया, उनका एक इंटरव्यू किया था। वो था जस्टिस फॉर प्रियदर्शनी मट्टू। एक केस हुआ था जिसमें आ, एक लड़की को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। और आदित्य के इस पूरे के पूरे एक्टिविज्म के बाद, आदित्य की आवाज उठाने के बाद, जो कल्पित था उसको सीखचों के पीछे भेजा गया। आज आदित्य मेरे साथ है। आदित्य इस देश का जाना माना पत्रकार है, दर्जनों अवार्ड जीत चुका है, एनडीटीवी के अंदर काम करता है। लेकिन इसका लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर धुरंधर और धुरंधर रिवेंज, इन दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। और मुझे ये फिल्म इसलिए मेरे दिल के बेहद करीब लगी क्योंकि जब धुरंधर 1 मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने फ्लैशबैक में जी रहा हूँ, क्योंकि आदित्य ने जिस रियल फुटेज को उस पूरी की पूरी फिल्म में दिखाया है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। और उस फिल्म के अंदर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, जनता ने ये प्रूफ दे दिया है। जितने भी इवेंट हैं उनको मैंने ग्राउंड ज़ीरो पर कवर किया है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे फ्लैशबैक मेरी आंखों से जा रहा है। लेकिन रियल इंसिडेंट को फिक्शन के साथ जोड़कर कहानी में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता। तो ओम प्रकाश, क्या कहेंगे धुरंधर के बारे में? धुरंधर एक ऐसी मूवी है दीपक जी, जो सिर्फ ओम प्रकाश नहीं, सिर्फ दीपक चौरसिया नहीं, सिर्फ आदित्य नहीं, हर भारतीय के ना दिल से जुड़ा हुआ है। मैं आज ही सुबह कई पेरेंट्स के साथ बैठ के बात कर रहा था, बच्चों का गेट टुगेदर था उसमें, और हर आदमी की एक अपनी कॉन्सेप्ट थी। कोई अटल जी की सरकार की बात कर रहा है, कोई मोदी सरकार की बात कर रहा है। भारत सरकार इतने अच्छे से रिवेंज करती है, हमारे लोग, हमारे स्पाइस इतने अच्छे से काम करते हैं, हमारी एजेंसियां इतने अच्छे से ऑपरेट करती हैं। और डिमोनेटाइजेशन, जो रुपया बंद किया गया, चेंज किया गया, से लेकर देश में जो ड्रग्स का कार्टेल है उसको जिस खूबसूरती से आदित्य जो आपने सजाया है ना, मतलब एवरीवन इज, जिसको कहते हैं कायल रहना, कि कायल है। और बहुत सलीके से आपने कुछ चीजों को विलिंगली अनविलिंगली ये कहा कि साहब ये काम ठीक था। एक अच्छा चपेट है वैसे अपोजिशन लीडर्स पे भी, बैलेंस्ड भी है। आदित्य, क्या सबसे अच्छी चीज लगी कि आपको लगा कि साहब इस ऐसे स्पाइस पे, रियल स्पाइस पे, रियल स्टोरीज पे स्टोरी बनाई जाए, फिल्म बनाई जाए? ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बताइए। देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी और ओम प्रकाश जी मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। इससे पहले कि मैं आपके जवाब दूं आपके सवाल का, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक इंसान का सफलता का एक मापदंड रहता है ना। कुछ लोगों के लिए ये रहता है कि रोटी कपड़ा मकान सिंपल कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों का होता है करोड़पति बनने का। कुछ लोगों का होता है कि नाम शोहरत ऐसे कमाई जाए कि एयरपोर्ट पे जाएं, बाहर जाएं तो लोग पहचान लें, तो बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोगों का आम जिंदगी बतौर होता है। तो ये सब तो है ही मेरी ज़िंदगी में कुछ लेवल पर। लेकिन आज मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ और दीपक चौरसिया मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सफलता का एक मापदंड है। क्या बात! और वो किस लिए है? आज तक मैं बहुत पत्रकारों के साथ काम किया, और दीपक जी ने मेरे एक एक्टिविज्म की बात की, तब मैं बहुत छोटा था, 17-18 साल का था।
और उस वक्त भी सब जाने माने पत्रकार, अर्नब से लेकर राजदीप से लेकर बरखा से लेकर राहुल, दीपक जी, सब ने इंटरव्यू लिया। बट आज, उस वक्त मैं एक किशोर अवस्था में था, 18 साल का, 19 साल का था, एक्टिविस्ट था, जीवन की राह नहीं थी, कुछ कमाया नहीं था, कुछ किया नहीं था, लेकिन मौका मिला, ऐसा सर्कमस्टांसेस ऐसे बने। लेकिन इतनी पत्रकारिता करके, कुछ कमा के, कुछ दिखा के, लोगों की प्रशंसा बटोर के, अगर दीपक जी के साथ यहाँ पर बैठने का मौका मिल रहा है तो इससे बड़ा क्या। और मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि ये दूसरी बार आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, 2008 या 9 की घटना होगी, मुझे लगता है आप शायद आज तक में थे, और आज तक पे आपने भी और राहुल कंवल ने भी, हिंदी में आपने और राहुल कंवल ने अंग्रेजी में मेरे साथ एक आधे घंटे का शो किया, एक आतंकवादी के ऊपर बिट्टा कराटे। हाँ, याद हो गया। मैंने एक आरटीआई फाइल किया था, और जिसमें सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने, आई थिंक कांग्रेस की सरकार ने कांग्रेस कहा कि हमें तो पता ही नहीं बिट्टा कराटे कौन है। और उनकी सरकार के दौरान बिट्टा कराटे को, जो जेकेएलएफ का आतंकवादी था, छोड़ दिया गया। और बिट्टा कराटे ने, आपको याद होगा, मनोज रघुवंशी को इंटरव्यू दिया था न्यूज ट्रैक पे, 40, हमने चलाया था पूरा फुटेज आप ही के पास था सिर्फ। हाँ, हमारे पास था। और मनोज रघुवंशी को उसने बोला कि हाँ, मुझे तो याद नहीं, मैंने 2 दर्जन 3 दर्जन 4 दर्जन लोगों को मारा होगा, मुझे तो याद नहीं। फिर उसको बोला कि आपके परिवार वाले को, किसी को बोलेंगे, माँ को बोलेंगे, माँ बोला हाँ मैं मार दूंगा। तो उस वक्त मुझे सबसे पहले जो है मौका मिला दीपक जी के साथ बैठने का। और आखिरी बात, उसके बाद हम सीरियस बात करेंगे, कि आज तक जितने भी पत्रकार रहे हैं, खासकर अंग्रेजी पत्रकार, जिनको ज्ञान देने का ज़्यादा एक शौक रहता है, हिंदी पत्रकारिता में आज तक आप, खासकर हिंदी हार्टलैंड में अगर आप जाएं, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, उसमें आज भी ये उतना एक्टिव तो अभी है नहीं जितना वो एकदम उसमें थे। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे या शहरों में भी जाएंगे और वहाँ बात करेंगे दीपक चौरसिया की, तो आज भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं और याद रखते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक ऐसा नाम जो हर गांव में, अरे इंटरव्यू आदित्य का है। अरे हाँ, मेरे बारे में बात मत करो, आदित्य के बारे में बात करो। मौका नहीं मिलेगा तो ये जरूरी ये रजिस्टर होना चाहिए, ये रजिस्टर होना चाहिए, ये इतिहास है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है दीपक जी, इसको एक्सेप्ट करिए, ये जरूरी है। लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा आदित्य, जब तेरे को देखता हूँ ना स्क्रीन पे, सीना चौड़ा हो जाता है, बड़ा मजा आता है। इससे ज्यादा क्या चाहिए। आखिरी फोटो कहाँ का? ब्रसल्स का, हम दोनों का साथ। पब्लिक प्रधानमंत्री मोदी पुरंदर के बारे में सुनना चाहती है, वैसे बताऊं। हाँ। देखिए, इन्होंने मुझे याद दिलाया कि हम साथ में तो रहे, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार जिंदगी में इनके साथ रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला। ये ब्रसल्स में प्रधानमंत्री की यात्रा थी और हम लोग साथ में थे। और एक और बात आपकी अनुमति से, कि जितना भी मेरा अभी धुरंधर की हम बात करेंगे डिटेल में या एक्टिविज्म रहा, उसमें देखिए इनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा। क्या बात। इनकी अनुसुईया राय को तो आप जानते ही होंगे, इनकी अपनी पत्नी है जी, इनकी जो धर्म पत्नी है। मैं 12वीं कक्षा में था, दिल्ली में एशियाड विलेज करके जगह है, वहां रहता था, और मेरे को ईमेल आया एक बार, उसमें लिखा था अनुसुईया राय एनडीटीवी, कि वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ क्या है, मेरा ईमेल दिया हुआ था बस, तो आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, तो आप मुझे कॉल करें इस नंबर पे या मुझे नंबर दें अपना। तो मैंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। तो आप प्रियदर्शनी मट्टू पर मैंने एक कैंपेन शुरू किया था। तो मैंने बोला नहीं, मेरे तो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। बोला बोर्ड एग्जाम्स, तुम्हारी उम्र क्या है? तो मैंने बोला नहीं, मैं तो ऐसे 16-17 साल का हूँ। तो बोला अरे, बोला नहीं कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम तो होता रहेगा, हम 10 मिनट के लिए इंटरव्यू करते हैं। तो वो इंटरव्यू करने आई। अगले दिन एनडीटीवी पर ये टॉप हेडलाइन थी, आप बिलीव करिए, पूरे दिन, कि इफ अ 16-year-old कैन सी दैट इनजस्टिस हैज बीन डन इन दिस केस, व्हाई कांट द जुडिशरी, व्हाई कांट द गवर्नमेंट। और फिर शाम को मुझे एनडीटीवी के एक एक्स फैक्टर एक प्रोग्राम आता था, उसमें निधि राजदान ने बुलाया, और उसके बाद वो कैंपेन बड़ी हुई। और जो नो वन किल्ड जैसे का फिल्म बनी उसके बाद, उसमें ज़्यादा लोगों ने ये बातचीत भी नहीं की, आज रिवील करता हूँ, वो ज़्यादातर अनुसुईया के ऊपर और उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पूरी फिल्म थी। उनको क्रेडिट जाता है प्रियदर्शनी मट्टू केस, जेसिका लाल केस, नीतीश कटारा केस में जितनी भी कैंपेन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, और सीना चौड़ा करके जो इतने रसूख वाले लोग, जो पावरफुल थे, जो कुछ भी कर सकते थे, मैंने जो एक्टिविज्म किया वो तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता करके ये प्रूव किया। So we'll soon sit with Ansuya as well, and before we'll have a
excellent 1 hour podcast. 100%. Please start with धुरंधर. अब मैं धुरंधर की आपको बात जी, करता जी, हूँ जी. कि देखिए, मैं आतंकवाद का विक्टिम भी रहा हूँ और आतंकवाद पर रिपोर्टिंग करना मेरी एक इच्छा भी रही है, एक पहचान रही है। और ये बचपन से ही रहा है, क्योंकि बचपन में मैंने अपने माता पिता को देखा कि हम आतंकवाद को झेल के जम्मू के कैंप में रहे, शरणार्थी शिविर में रहे, और उसके बाद दिल्ली आए। और ये मेरे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा एक मुझे लगता है दूरदृष्टि थी कि उन्होंने जम्मू में नहीं रहे, क्योंकि जम्मू में रहते तो मैं एक चार दीवारी में बंद हो जाता। तो वो लोग यहाँ आए, उनने मेहनत की। हम शक्करपुर में एक कमरे में रहे जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, और वहाँ पर 6 महीने रह के फिर दिलशाद गार्डन करके जगह है, वहाँ 3 साल रहे। फिर मेरी माता जी को सरकार में यहाँ पर नौकरी लगी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, जो कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अपनी मेहनत से, बलबूते से, किसी ने कोई भीख नहीं दी, किसी ने कोई जो है मतलब बुरा मान के एहसान नहीं किया। तो अब मैं मातृशक्ति को भी ये सलाम करता हूँ कि मेरी माँ ने पूरी परिवार की जो है देखभाल की, बैकबोन बनी कई सालों तक। क्योंकि मेरे फादर को जो है आंख का एक हैमरेज हो गया, उनके 6-7 ऑपरेशन हुए, वो नहीं संभाल पाए, और वहां से हमने जिंदगी जो है बसर की। तो मैंने आतंकवाद का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा। और जम्मू में भी जो हम कुछ महीने रहे, वो एक तबेले के साथ एक गैराज था, वहां पर हम 3-4 महीने रहे। तो मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो याद नहीं, लेकिन मेरे माता पिता ने जो जो झेला या मेरी कम्युनिटी ने जो झेला, उसी का ये एक परिणाम है कि जो थोड़ी बहुत सफलता आज हम देख पा रहे हैं। तो कई सालों तक मैंने ये देखा कि मेरे माता पिता ने इतना सफ़र किया, कम्युनिटी ने किया, और हम हिंदू थे, माइनॉरिटी में थे, लेकिन देश में सब लोग जो है शांत रहे, पूरी तरीके से एक म्यूट स्पेक्टेटर रहे, मूक दर्शक रहे। किसी ने कोई बातचीत नहीं की, किसी ने कुछ नहीं बोला कि भाई इंसाफ होना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए। हिंदुओं की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, कुछ थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। उस वक्त बीजेपी वीपी सिंह की सरकार थी, और वो लोग भी जो है कुछ ज़्यादा किए नहीं। 89. और उसके बाद बिल्कुल 89-90 की बात है, 19 जनवरी 1990 को मस्जिदों से वहाँ पर आवाज़ निकली, ऐसे ऐसे रिलिव गिलिव सिलिव के स्लोगन निकले कि भाई या तो आपको मार देंगे, या तो आप यहाँ से निकलो, या तो आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये पूरा ये हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है। बहुत सारे मुसलमानों से भी अगर आप कैमरा के बिना पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ऐसा हुआ था। तो ये अंदर से एक आग थी कि भाई इतने सालों से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सरकारों को कह रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, वामपंथियों की हो, कि कुछ किया जाए, लेकिन कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। और मेरा पत्रकारिता में आने का भी एक बहुत बड़ा कारण यही था कि ये कहानी जो कोई बोल नहीं रहा था, कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई इसको आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था, कोई तो बताने के लिए आना चाहिए सामने। और सिर्फ मेरी कहानी की बात नहीं है, ऐसी कई कहानियां हैं भारतवर्ष में जिसमें सामने नहीं आती, और उसमें पत्रकारों का भी दोष है, मीडिया का भी दोष है, उसमें सरकारों का भी दोष है, पॉलिटिशियंस का दोष है। लेकिन सबसे बड़ा दोष मैं मानता हूं अपने तौर पे एक इंटेलेक्चुअल्स का है, एक जो हमारे इंटेलिजेंसिया है उसका है, जो हमारे एक ऐसे एक वर्ग है जो अपने आप को एक बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग कहता है, और दूसरों को ज्ञान देने में उनका बहुत रुचि रहती है, और मानवाधिकारों के हनन पे वो लोग बात करना चाहते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए, क्योंकि वो हिंदू थे, वो बात नहीं किए। अब धुरंधर पे मैं आता हूँ। आदित्य दर भी कश्मीरी पंडित हैं, मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ। आदित्य दर के परिवार ने भी वही झेला है जो मेरे परिवार ने झेला है। आदित्य दर के अंदर भी वही आग लगी होगी, सुलगी होगी, जो मेरे अंदर है। और हमारी बातचीत तो बहुत लेट हुई, करीबन मुझे लगता है 2017 के आसपास की वाकया होगा। मैं 17 या 18 में बम्बई में था। एक कर्नल पुरोहित का आपको याद होगा केस हो रहा था, उनको बेल मिली थी, तो जेल से, आई थिंक तलोजा जेल थी, जेल से मैं फोर्ट में एक कोर्ट है वहाँ पर हम रास्ते में जा रहे थे, मैं रास्ते में था, और आदित्य से मैं बड़े साल से सोशल मीडिया पे कनेक्टेड था। वो असिस्टेंट डायरेक्टर और लिरिसिस्ट की तरह काम करते थे बम्बई में, कई सालों से उन्होंने मेहनत की, हार्ड वर्क किया। और उन्होंने मुझे बोला कि आदित्य मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ आर्मी के ऊपर। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने बोला देखिए आर्मी में फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, आप आर्मी को कवर करते हैं, डिफेंस करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी, तो मेरा आर्मी में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आप कोई बातचीत करा सकते हैं। तो मैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ADGP है तो मैं आपसे बात कराता हूँ, आप ये नंबर लीजिए, मेरा रेफरेंस करके बात कर लीजिएगा। कट टू हो गया ख़त्म। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजा कि मैंने फ़िल्म बना ली है और मैं आशा करता हूँ कि आपको फ़िल्म पसंद आएगी। तो मैंने पूछा कौन सी फ़िल्म है, क्या है?
तो उसने बोला इसका टाइटल है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, और ये उरी के ऊपर है, जो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये हुआ हमला, उस पर है, और विकी कौशल इसमें हैं और यामी गौतम हैं और ऐसे ऐसे बना है। तो मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। और फिल्म रिलीज़ हुई, और फिल्म रिलीज़ होते ही एक तहलका मच गया, और फिल्म ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 300-350 करोड़ के आसपास की कमाई की, जो कि एक नए डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और खासकर ये जो डायरेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आदित्य दर, वो कोई पैसे या रसूख वाला बंदा नहीं है। वो एक नेपो किड नहीं है कि भाई उसका जो माता पिता हैं या बाप दादा हैं किसी बॉलीवुड के परिवार से आते हों, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हो, या कोई एक लॉबी हो उसके पीछे हो। वो मेहनत कश मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उसने खुद पढ़ाई की है और वहाँ पर पहुँचा है। बचपन में फिल्में देख के एक ड्रीम देखी, एक सपना देखा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे फिल्म बनानी है, और तब वो सफलता के उसमें मापदंड पे आगे खड़ा हुआ है। अब जैसे ही उरी बनी, उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैं कश्मीर पे भी कुछ फिल्म बनाना चाहता हूँ, और हम ऐसा करते हैं कि आप आइए हमारे साथ कुछ करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा तो रुझान ही पत्रकारिता की ओर है, फिल्म इंडस्ट्री की ओर कुछ ऐसा है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, कभी भी आपको कोई आवश्यकता होगी, कुछ होगा तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, मैं आपकी मदद करूँगा। तो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 370 पे कुछ फिल्म बनाएंगे, और मैं बारामूला के ऊपर भी कोई फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल हेल्प। तो आर्टिकल 370 में एक इंटरेस्टिंग ये हुआ, और मैं धुरंधर पर भी आऊँगा क्योंकि ये बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है। कनेक्टेड है। आर्टिकल 370 आपको याद है 2019 में हुआ, और 2019 में अगस्त के महीने में हुआ, 5 अगस्त को। उसके 2-3 महीने पहले तो मुझे गृह मंत्री अमित शाह जी के यहाँ से फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि आप कश्मीर जाइए। तो मतलब किस लिए? तो बोला आप जाइए, आप वहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि क्या बदलने की ज़रूरत है। तो मतलब मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको क्या बदलने की ज़रूरत है। बोला नहीं, आप जाइए, आप थोड़ा मीटिंग करिए, जो वहाँ आर्मी के लोग हैं, पुलिस है, बाकी लोग हैं, और फिर आप बताइए मुझे, फिर मिलते हैं। तो मैं गया, और 2-3 दिन का हमारा वहाँ सफ़र रहा। हम वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस वक्त तो गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक, तो उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद हमारे वहाँ जो आर्मी के कोर कमांडर थे, ढिल्लन, KJS ढिल्लन साहब, उनसे मिले। उसके बाद DGP से मिले। उसके बाद एक पूरी नेशनल सिक्योरिटी की एक ब्रीफिंग मिली हमें। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई इंटरलॉक्यूटर हूँ जिसको कुछ करना है, क्योंकि वहाँ पर IB के जो JNK के चीफ थे, रॉ के जो चीफ थे, जो BSF के थे, CRPF के थे, आर्मी, पुलिस, सब लोग मौजूद थे, होम सेक्रेटरी भी थे वहाँ के, और उन्होंने हमें 1-2 घंटे की पूरी ब्रीफिंग दी। अच्छा। और एक खुला जो है बातचीत हुई, बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुए, और वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी उसके बाद बने, बट आर्ग्यूमेंट हुए। जैसे उन्होंने पूछा मुझे, एक मैं उदाहरण देता हूँ कि आप मीडिया जो है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, आप जो है प्राइम टाइम डिबेट करते हैं और कश्मीरियों को आप जो है इस नज़रिए से दिखाते हैं। तो मैंने बोला हाँ, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, मैं गलती मानता हूँ, कुछ एक वर्ग है मीडिया का जो बिना सोचे समझे जो है कुछ भी कह देता है, तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, गलत है। लेकिन आप भी मुझे बताइए कि 30 साल से आपकी पुलिस, आपका जो यहाँ पर महकमा है, जो ये इकोसिस्टम मीडिया का बना है, जो अलगाववादियों को बढ़ावा देता था, आप 30 साल से क्या कर रहे हैं? जो कदम अब आपने देखे 19 के बाद, क्या ये 30 साल से नहीं हो सकते थे? जो वहाँ के अखबार थे, ऐसा लगता था कि रावलपिंडी से छप रहे हैं, उस पर आपने काम क्यों नहीं किया? ये बहुत आसान है, आप मीडिया पे सवाल करते हैं, गलती हो या ना हो, लेकिन आपका सिस्टम जो है ये विफल क्यों रहा? क्यों यासीन मलिक, बिट्टा कराटे, गीलानी और मीरवाइज जैसे जो लोग हैं उनको पनपते दिया गया, घूमते रहे, उनको बढ़ावा दिया गया? और इसमें हमारी भी गलती है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसी ने सब कुछ किया। सारी एजेंसीज उस समय, सारी एजेंसीज मौन थी, बिल्कुल सब मौन थे, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्या किया? उन्होंने एनकरेज किया, उन्होंने पैसे दिए। ये मैं बहुत बड़ी बात आपके यहाँ पर कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत का है, उन्होंने हुर्रियत और JKLF के लोगों को पैसे दिए, उनको पाला। अधिकारियों का रोल था या सरकार का रोल था? अधिकारियों का रोल था। सरकार इन्वॉल्व थी? सरकार बिल्कुल, देखिए सरकार तो इन्वॉल्व होगी ही, लेकिन जो मेन डिसीजन मेकर है वो एक अधिकारी है, वो एक IB का चीफ है, जिसने डिसाइड किया कि हमें वार्तालाप करना है हुर्रियत और JKLF के साथ। और कुछ ऐसे लोग, यासीन मलिक, कुछ का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि डिफेमेशन केस करेंगे, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं और वो नहीं चाहते कि वो दौर फिर से रिपीट हो, दिखाई दिए। लेकिन ऐसा हुआ, उनको प्रॉपर्टीज दी गई,
दिल्ली में, बेंगलुरु में। नहीं, तब तो पीएम के साथ फोटोज भी हैं, इट्स कॉमन ऑन द अटल जी के साथ भी हैं, मनमोहन सिंह जी के साथ भी हैं, बिल्कुल है। बिरयानी खाई है, वो बिल्कुल गले है। मिले हैं, सब कुछ है। बिल्कुल है। लेकिन देखिए, मिलना एक बात है, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन पैसे देना हर महीने इट्स उनको, ऑन रिकॉर्ड। अरे मैं आपको कह रहा हूं, मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कीजिए अगर मैं गलत कुछ कह रहा हूं, या उस आईबी चीफ के कीजिए जो अभी पूरा मीडिया में कभी कभी आता है और कहता है कि इंडिया पाकिस्तान पे बातचीत होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं फारूक अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, फारूक अब्दुल्ला का दोस्त है वो। धुरंधर देखिए, एक झलक आपको मिलेगा। देखा। हाँ, तो ये सच्चाई है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मेरे परिवार के लोग आईबी के अंदर रहे हैं, तो कश्मीर डेस्क पे रहे हैं, तो सच्चाई हमें भी पता है कि किसने कितना पैसा कमाया है, किसने किस चीज़ के लिए किया है। और इस पे भी शोध होना चाहिए कि हुर्रियत को बनाया किसने है। ये आज तक सामने नहीं आया है। इंडिया में और पाकिस्तान में किसका रोल था हुर्रियत को बनाने में? यासीन मलिक को कौन पालता रहा इतने साल? यासीन मलिक जो अरुंधति रॉय के साथ या गीलानी के साथ या बाकियों के साथ दिल्ली में संगोष्ठियां करता रहा, उसको कौन बढ़ावा देता था? एक बार एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में 2010 में एक जम्मू कश्मीर के ऊपर कार्यक्रम हुआ, आज़ादी द ओनली वे। गीलानी, वरवरा राव, अरुंधति रॉय, ये सब थे वहाँ पर। मैं वहाँ पर पहुंचा, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फ्रीलांस करता था, तो मुझे पहले ही डीसीपी जो वहाँ के थे, आज वो सीनियर अधिकारी हैं केरला के, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। मैं एज अ टाइम्स ऑफ इंडिया वहाँ गया था। मतलब बंद क्यों कर रहे हो? बोला नहीं, तुम्हारी वजह से वहाँ माहौल बिगड़ जाएगा। मतलब मेरी वजह से माहौल बिगड़ जाएगा? मतलब गीलानी की वजह से नहीं बढ़ेगा, अरुंधति की वजह से नहीं, मेरे से। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, वहाँ से निकाला गया, मेरे कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है, कोई किसी चीज़ में मैं वायलेंस में भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मुझे गाड़ी में बंद कर दिया, डीसीपी की गाड़ी में। 2 घंटे जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ, मुझे छोड़ दिया। दीपक जी, एक वाकई एक त्रासदी है, मैं एक मिनट रोकूंगा, कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, जो पहले भी चर्चा की, और हिंदू जो मेजोरिटी वर्ग है, वो क्यों नहीं चर्चा करता है या क्यों ऐसी चीजों पिछड़ता है? मैं देखता हूँ कुत्तों पे डिस्कशन करने में इनका बड़ा मजा आता है कि स्ट्रीट डॉग्स को कैसे प्रमोट करना। ऑनेस्टली कह रहा हूँ। और ये अपने टॉपिक पे भटकाव में बहुत रहते हैं, टॉपिक पे टू द पॉइंट नहीं आएंगे। इसीलिए तो आदित्य है ना, इसीलिए आदित्य है। ठीक है दीपक जी, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात बताई, सरकारों की बात बताई। अब मैं आपको कोर्ट की बात बताता हूँ। यही एलटीजी ऑडिटोरियम का जो कार्यक्रम था, आजादी द ओनली वे, मतलब पूरा वो कह रहा था सेपरेटिज्म, इंसाइटिंग वायलेंस पूरी तरीके से, मतलब पूरे सेक्शंस बनते हैं इसमें, एफआईआर होना चाहिए। तो मैं और कुछ कश्मीरी पंडित वहाँ के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन गए, बोला कि इस पर एफआईआर कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। पुलिस ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे एफआईआर। हम कोर्ट गए, और कोर्ट से पहले गृह मंत्री उस वक्त चिदम्बरम थे, उनसे पूछा गया कि एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? बोला नहीं, वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें क्या एफआईआर, आई विल नॉट लेट द पुलिस फाइल एफआईआर। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर क्यों नहीं करोगे आप? फिर एफआईआर हुआ, क्राइम ब्रांच को दिया गया ये केस। ये मैं आपको बात कर रहा हूं कब, 2010 की। आज से 2026, 2025 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनुमति दी है पुलिस को कि अब आप एक्शन ले सकते हैं। उनमें से आधे लोग तो मर गए, अरुंधति रॉय बची हैं बस। 15 साल हो गए, 16 साल हो गए उस केस को। और अब भी, आज भी कश्मीरी पंडित जब भी सुप्रीम कोर्ट जाता है, 3 बार गया है, 3 बार, और चीफ जस्टिस और बाकी लोग बैठे हैं हमेशा, और तीनों बार मना किया कि नहीं, इंसाफ नहीं हो सकता। हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं एक कमेटी का गठन किया जाए जो 90 में जो हुआ त्रासदी उसको इन्वेस्टिगेट करे। अगर इन्वेस्टिगेट ना भी करे तो एक ओवरऑल पिक्चर बताए कि 90 में हुआ क्या। जितने भी विक्टिम सामने आना चाहते हैं उनसे बातचीत करिए, आप एक छोटा सा रिपोर्ट बनाइए बस कि 90 में हुआ क्या, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, कौन विफल रहा और हुआ क्या, ताकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहे। कहते नहीं, ये तो 35 साल पहले हुआ था, ये कैसे कर सकते हैं? साहब 84 आप करा सकते हो। मैंने वही बोला, आप 84 कर सकते हैं। 84 के केस अभी भी हो सकते हैं। टाइटलर सज्जन कुमार के खिलाफ हो सकते हैं, आज सजा मिल सकती है। और वो तो डेली बेसिस पे चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। मैं तो ट्रायल भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पुराने सुप्रीम कोर्ट के जज को लाओ, सरकार से किसी को लाओ और इन्वेस्टिगेट करो। नहीं हो रहा। अब तो आदित्य आपकी बात लोग सुनते हैं, अब क्यों नहीं? नहीं, मेरी बात ये बहुत गलत परसेप्शन है, बहुत गलत धारणा है कि हमारी बात सुनते हैं। मैं आज भी कश्मीरी पंडित हूं, मेरे को आज भी कश्मीरी पंडित की लेंस से देखा जाता है कि मैं माइनॉरिटी हूं कश्मीर से, और ये गलत बात है कि सुनते हैं। मैं ये आज एक और बड़ी बात आपको कह दूं कि जो हमारी अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं टॉप पे, उनको बहुत गलत धारणा है, ये बहुत गलत धारणा कि कश्मीरी पंडित कांग्रेस सपोर्टर है ना? अच्छा। तो ट्रस्ट नहीं कर सकते उन पर।
जबकि मुझे अंदरूनी तौर से पूरा पता है, और ये सर्वे करा लिया जाए कि 85 to 90% कश्मीरी हिंदू जो हैं आज पूरे बीजेपी सपोर्टर हैं, चाहे वो जम्मू हो, दिल्ली हो, कश्मीर में तो चलो खास कोई बचा नहीं। सर्टिफिकेट क्यों लेना, क्यों देना? तो ये इसलिए है क्योंकि हमें मोदी सरकार से एक अपेक्षा थी, आज भी है, कि घर वापस जाने की तो बहुत दूर की बात है। हम कहते हैं कि आप कश्मीर को सुधारिए, वो देश के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी कहूँगी आपने काम किया, लेकिन आप इंसाफ तो दिलाइए। ट्रू बात। आपको पता सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? इन्होंने उस पर बहुत स्टोरीज की हैं। यासीन मलिक जो JKLF का आतंकवादी है, आज वो जेल में है, लेकिन जो अपने कुकर्मों के लिए वो जेल में नहीं है दीपक जी। यासीन मलिक जेल में है 2017 के हवाला केस में, जिसपे उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है। उसने इंडियन एयरफोर्स के 4 अधिकारियों को मारा और कन्फेस किया BBC के हार्ट टॉक पे टिम सेबेस्टियन के साथ। बिल्कुल याद और है। आज 35 साल हो गए हैं। जम्मू के CBI के स्पेशल कोर्ट में आज भी वो ट्रायल चल रहा है। और फिर रूबिया सईद को किडनैप किया, उसमें क्या क्या हुआ आपको सब पता है। मुफ्ती सईद गृह मंत्री था उस वक्त, उसमें भी कोई ट्रायल नहीं चल रहा। आज 35 साल हो गए हैं। कौन सा ऐसा देश होगा पूरी दुनिया में, गृह मंत्री की बेटी का भी ट्रायल खत्म, गृह मंत्री की बेटी का एयरफोर्स। किडनैप हुआ, 35 साल से कोई न्याय नहीं। वो छोड़ दीजिए, आपके 4 जाबाज अधिकारियों को मारा है। आप इतना बड़ा जो है आर्मी की, एयरफोर्स की बात करते हैं, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते थे? अलग स्टोरी है आदित्य, किसी दिन मैं आपके साथ बताऊंगा कि तिहाड़ जेल में अभी उसको सैलाड्स भी जो है प्लेटर में मिलता है, और उसके लिए बकायदा हर महीने पैसे जाते हैं। वो जिस जेल के बैरक में है, मैं अलग से बताऊंगा पूरी स्टोरी किसी दिन कि तिहाड़ में कैसे उनको मेहमान बना के रखा गया है। अब बहरहाल धुरंधर पे आते हैं। मैं पता है क्यों ये बोल रहा हूं, ये लोगों को पता लगना चाहिए कि धुरंधर क्यों बनी। ट्रू। ये सब फाउंडेशन है। आपको लग रहा होगा कि मैं समा बांध रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी चीजें होते हुए हमने देखा है कि मंकी बैलेंसिंग कैसे होता है। और आज तक के फिल्म मेकर्स पे अगर मैं आऊं, आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी, मिशन कश्मीर से लेकर हैदर तक। आप क्रिएटिव फ्रीडम पे, क्रिएटिव इंडिपेंडेंस पे आप बहुत चीजें कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सिनेमाटोग्राफी उसकी तारीफ कर सकते हैं, उनके गानों की, डांस की तारीफ कर सकते हैं। लेकिन आज तक जो कश्मीर पे फिल्म बनी, कश्मीर फाइल्स को छोड़ के, क्या आप ये कह सकते हैं कि अरे बॉस कितना जबरदस्त दर्दनाक आपने फिल्म बनाई है, पूरी सच्चाई पे आधारित? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हर जगह कुछ तो बैलेंसिंग, कुछ एक्ट हुआ है। या तो वो लव स्टोरी के नजरिए से दिखाया गया है, ठीक है भाई, क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, या तो वो आतंकवाद का कोई दूसरा पहलू, मानव अधिकारों का हनन और ये सब हुआ है, उस पर दिखाया है। मुझे लगता है कि धुरंधर आज सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि हमने कोई भी बैलेंसिंग करने का नाटक नहीं किया। हमने जो चीजें जैसी थी वैसे बताई। आपने एक्चुअल में हीरो सेंट्रिक नहीं रखा ना। हीरो आपने शाहरुख खान को दिल से का शाहरुख नहीं दिखाया। आपने आमिर खान को आमिर खान नहीं बनाया। बिल्कुल। आपने रिसर्च बेस्ड स्टोरी बनाई। बिल्कुल। तो जो सच्ची घटनाएं घटी हैं उन पर किया। और एक और बड़ी बात मैं आपको कहूं कि ये जेन्युइन और ट्रुथफुल क्यों है, ये सिर्फ आदित्य राज कौल और आदित्य दर की वजह से नहीं है, ये RNAW की वजह से है। हमने रियल लोगों से बातचीत की, हमने रियल लोगों से जाना ऑपरेशन कैसे होता है, क्या होता है, आप जब वहां थे तब क्या हुआ, इतना तक, तब ये जेन्युइन होके बना है। अब इसमें भी ऐसा है कि देखिए एक फ्रेमवर्क है फिल्म का, कई स्टोरीज हैं, कई कहानियां हैं, उनको जोड़ के फिर हमने एक सिनेमैटिक लेंस पे मैग्नीफाई किया है और वो करके दिखाया है। वो तो फिल्म में उतना चलता है और होना भी चाहिए। लेकिन सच्ची कहानियां, और खासकर उन गुमनाम लोगों की कहानियां जो कभी सामने नहीं आती। आप देखिए ना, एजेंसीज के जो लोग हैं वो गुमनामी में जीते हैं। उनको पता है कि हमने इस चीज पे अपनी मोहर लगाई है या साइन किया है या एक्सेप्टेंस दी है जिसमें हमारी मौत हो जाएगी और कल को पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है मेरे परिवार को भी ना पता हो कि मेरी मौत क्यों हुई है। हाँ, मैंने क्या किया देश के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। Very true, very बहुत बड़ी बात है। बट जब आप उनसे मिले तो क्या बोलते हैं ऐसे लोग जिनको पता है कि मर भी जाएंगे तो देश भी नहीं मानेगा हमको कि हम देश के लिए कोई काम कर रहे थे? क्या मेंटल स्टेटस होता है ऐसे लोगों का, सीना जिनको चौड़ा, आपने धुरंधर में दिखाया है? सीना चौड़ा, आंखें नीचे। बहुत बड़ी बात। सीना चौड़ा और आंखें नीचे।
वो एकदम घोड़े की तरह अपने फोकस्ड काम पे एकदम अटल विश्वास के साथ चलते हैं। ये मैंने देखा है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि कई सैकड़ों लोगों से मेरी बातचीत हुई, बट कुछ लोगों से जो मेरी बातचीत हुई और जिनको मैंने देखा, और जो पाकिस्तान में भी रहे हैं, अफ़गानिस्तान में भी रहे हैं, और ऐसे अंडरकवर ऑपरेशंस में बहुत जगह पे रहे हैं, कश्मीर में भी रहे हैं, तो उनके अंदर अलग ही जुनून और अलग ही जज्बा रहता है। और एक और चीज़ मैं अहम ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों में धारणा है कि चाहे वो RNAW हो या IB हो, उसमें सिर्फ IPS या जो सिविल सर्विसेज हैं उनके लोग जो हैं हमारे स्पूक्स होते हैं या स्पाई होते हैं। ऐसा नहीं है। वो एक पत्रकार भी हो सकता है, वो एक अध्यापक भी हो सकता है, वो एक किराने की दुकान वाला भी हो सकता है, वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, रॉ में कोई भी हो सकता है, या दुनिया भर में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसमें कोई भी हो सकता है। सर, मुझे ना 2-3 चीजें समझनी है। जी। आप प्लीज समझाओ एज जी। ए दर्शक के नजरिए से। जी। धुरंधर स्टोरी क्या वाकई रियल स्टोरी है? इज इट ट्रू कि एक स्पाई गया वहां इतना बड़ा कांड किया एंड ही इज रिटर्न टू द इंडिया? देखिए, एक कहानी नहीं है, ये कई कहानियां हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ये कम से कम 10-20 कहानियां हैं जिनको जोड़ा हुआ है साथ में। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, और ये मेरी कहानी खुद है। मैंने एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की मार्च 2022 में, और उसी वक्त आई थिंक दूसरा या तीसरा दिन होगा, मैं अपने डेस्क पे बैठा था तो मुझे फ़ोन आया और मुझे बोला गया कि एक जाहिद अखुंद करके एक बंदा है जिसे मारा गया है कराची पाकिस्तान में। अब मैंने बोला अच्छा, मारा गया है तो क्या, और क्या डिटेल? बोला ये कारपेंटर था, एक लकड़ी की जो दुकान है उसकी थी। तो मैंने बोला ठीक है, और? तो बोला नहीं आप पता करो। मैंने बोला यार कारपेंटर की मारा गया है, डेथ हुई है, तो उसमें मेरा क्या इंटरेस्ट? बोला नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, आप चेक करो खुद। तो अब मैंने पत्रकारों को फ़ोन किया पाकिस्तान में, जो 2-3-4 मेरे को पत्रकार जानते हैं, तो उन्होंने पता किया। उन्होंने बोला था हुआ तो है, लेकिन इसमें कोई मीडिया रिपोर्ट खास कुछ है नहीं, एंगल नहीं है। एंगल नहीं है, रिपोर्टिंग भी नहीं हुई है, लोकली थोड़ा बहुत तो होगा। तो मैंने बोला क्यों, आप पता करो। उसने एक आध दिन लगाया, पता किया, बोला हमको इंस्ट्रक्शंस आई थिंक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को है, ये कवर नहीं करना है। तो मैं बोला क्यों, ऐसा क्यों? बोला नहीं मैं पता कर रहा हूँ। तो उसने भी मुझे यही बोला कि हाँ कुछ जाहिद अखुंद तो नहीं नाम आ रहा, बट कोई है ऐसा ही टाइप बंदा, और क्रेसेंट फर्नीचर करके इसकी दुकान है कराची में, और इसका एक और नाम आ रहा है, इसका नाम है जहूर मिस्त्री। तो मैंने बोला जहूर मिस्त्री, मेरे को थोड़ा सा मेरी बुद्धि ये हुई कि भाई मैंने नाम सुना हुआ है कहीं। तो मैंने कुछ नहीं, अब पहला इंसान क्या करेगा, गूगल पे जाएगा। मैंने गूगल पे जहूर मिस्त्री लिखा, वहां निकला ये तो IC-814 का हाईजैकर है। तो तब मेरी दिमाग घूमा कि बॉस ये तो IC-814 के हाईजैकर को लगभग 25 साल बाद मारा गया है, और 25 साल या पता नहीं कितने साल से ही क्रेसेंट फर्नीचर यहाँ कराची के अख्तर कॉलोनी में चलाता था। तो तब मैंने पूरा ये इन्वेस्टिगेट किया। मुझे 1 या 2 वीडियोस भी वहां के मिले कि पुलिस बाहर खड़ी हुई है, पुलिस वैन, वो पूछताछ कर रहे हैं, और मेरे पास वो तस्वीर आई मेरे सोर्स से। मर्डर हुआ क्या, 2 लोग बाइक पे आते हैं, जहूर मिस्त्री को पॉइंट ब्लैंक मारते हैं, उसकी तस्वीर उठाते हैं और चले जाते हैं। आप कहें तो वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं? बिल्कुल। कैमरे में दिखाइए, कैमरे में दिखाइए, दर्शक को बिल्कुल दिखना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द फिल्म है। फिल्म में भी यही सीन था, मारा है, फोटो भेजा है। और देखिए मुझे, वैभव प्लीज इसको थोड़ा क्लोज जाके, मेरे पीछे तो कोई कैमरा नहीं है ना? नहीं पीछे नहीं है। मुझे उस वक्त के अपने सोर्स के नहीं, वो चैट में जाना पड़ेगा, वो रिवील नहीं करना है बिल्कुल। आप फोटो दिखा दो बस। क्योंकि आपको याद होगा 5 हाईजैकर थे, और उनमें जो सबसे यंगेस्ट था वो जहूर मिस्त्री था। और जो कबाड़ना है कबाड़ लो, जो मतलब जो फिल्म का डायलॉग है। हाँ, और दीपक जी, जो आपको याद होगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको तो आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ है, आपने रिपोर्ट किया, मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन उस वक्त जो रूपिन कटियाल को अमृतसर में मारा था, वो जहूर मिस्त्री ने मारा था, याद है। और उसके पास एक खुकरी थी, जी, खुकरी या चाकू था, जी जी जी, जिससे उसका गले पे मारा गया था, मुझे याद पड़ता है। अब मैं अगर अपने, ये है जहूर मिस्त्री, ये इसकी अखबार में जो उस वक्त फोटो छपी, क्लोजअप चले जाओ, है ना, ये है जहूर मिस्त्री। और
ये बहुत ही पॉपुलर इमेज है, अगर आप गूगल पे नॉर्मली जाएंगे आपको ये मिल जाएगी। पूरे 5 आतंकवादी जो थे उस वक्त, उसमें मसूद अजहर के रिश्तेदार भी थे, उन सब की तस्वीर आपको मिल जाएगी। और ये सो इस स्टोरी से ये रिवील होना शुरू हुआ कि एक्शन इज ऑन, एक्शन इज ऑन, और ये है एक्शन, ये एक्शन ये है वो ज़रूर फिल्म में मिस्ट्री। दिखा है, धुरंधर 2 में दिखा है ये हाँ, पूरा एक्शन। ये पूरा जो है रिक्रिएट किया गया, देखा गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और ज़हूर मिस्त्री को ये वो फोटोग्राफ है, उसने फोटो ली और वहां से वो निकल गए। डू यू हैव दैट वीडियो आल्सो कि आया और मर्डर किया और चला गया? देखिए ओम प्रकाश जी, अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं ही गया था मारने के लिए और मैं ही बनाने के लिए गया था। वैसे पूछा हूं, जो सोर्स है, जो आपने पूरी क्रिएटिविटी बताई ना, दैट्स व्हाई मतलब रिलेट कर रहा हूं। नहीं, देखिए क्या होता है ना, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि आपने अगर मार दिया और आपको वहाँ से निकलना भी है, बहुत चीज़ें हैं, तो उस वक्त वीडियो बनाना तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो फिल्म में दिखाया गया वो आर्टिस्टिक फ्रीडम है थोड़ा बहुत। एक चीज दीपक जी, आपने चूंकि कवर किया है, आपने पूरी रिसर्च की है, मुझे बताइए IC 814 में क्या तब की सरकार ने कुछ चूक की थी? वॉज इट चूक क्योंकि फिल्म में दिखा है 100%। चूक तो हुई थी 100%, क्योंकि जिस व्यक्ति को, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पास सबसे पहला फोन आया और उस व्यक्ति को कहा गया, आदित्य, जो जहां तक मुझे याद पड़ता है, कि एक प्लेन हाईजैक हुआ है। जी। बोले जाएगा कहाँ, पाकिस्तान ना। अमृतसर में उसको बड़ी आसानी से रोका जा सकता था, अमृतसर में वो पूरा ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि हम पाकिस्तान को ऐसा करके एक्सपोज कर देंगे, किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि इसको अफगानिस्तान के कंधार तक ले जाया जा सकता है। इतना स्ट्रांग प्लान है, और मेरे ख्याल से उसमें रॉ का भी बहुत बड़ा फेलियर था, IB का भी बहुत बड़ा फेलियर था, और जो कैबिनेट सेक्रेटरीट में एक जो CMG बैठता है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, उसका भी बहुत बड़ा फेलियर था। और हुआ ये कि पाकिस्तान ने जाना तो पाकिस्तान ही चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको उतरने कहाँ दिया था, और पाकिस्तान में जब उतरे उसके बाद ले गए, दुबई ने भी उनको रहने नहीं दिया, तो उनको समझ पड़ा कंधार। लेकिन मुझे लगता है कि उनके प्लान में था कंधार, ये जानबूझ के प्लेन को घुमाया जा रहा था। मेरी जो जानकारी है वो ये कहती है। क्योंकि फिल्म में तब के विदेश मंत्री, तब नाम मैं ले सकता हूँ, जसवंत सिंह को फेल विदेश मंत्री के तौर पे दिखाया गया है, और तब की सरकार, जो अटल जी की सरकार थी, का डिसीजन मतलब लेने की क्षमता को पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सही था, लेकिन दबाव में आ गई थी सरकार। जहाँ तक आदित्य मुझे वो दिन याद है, मुझे वो दिन भी याद है जब PIB में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और जो परिवारजन थे वो घुस गए थे अंदर, और कई तरह के उसमें डिमांड तो थी ही, पैसे भी मांगे गए थे। 40 से ज़्यादा आतंकवादियों को मांगा गया था उस टाइम पे। उसके अंदर मसूद अजहर तो उनमें से एक था, उमर शेख उनमें से एक था, और मसूद अजहर के लोगों ने ही पूरी की पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन एक लाइन में मैं ख़त्म करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार की तरफ से भी गलती हुई थी। सबसे पहले प्लेन को भारत से उड़ने देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अमृतसर में उसको उड़ने ही नहीं देना था, हम इस बात के कैपेबल थे, लेकिन सरकार उस निर्णय पर बैठे रही। प्रधानमंत्री जी ट्रैवल कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी से बात नहीं हो पाई, बहुत सारी और चीज़ें थी। अटल जी प्लेन में थे उस वक्त जब उनको ये जानकारी मिली कि ऐसा शायद हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि कई लेवल पे उस वक्त गलतियाँ हुई थी, और उस गलतियों का खामियाजा हमने भुगता कि हमको आतंकवादी छोड़ने पड़े। लेकिन बीजेपी सरकार एक प्रेशर में थी, और वो प्रेशर ये था कि भाई लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि धमकी ये दी गई थी कि प्लेन को एयरबॉर्न करेंगे और उसके बाद धमाके में उसको उड़ा दिया जाएगा। जी। तो बार बार अफगानिस्तान ये कह रहा था, तालिबान ये कह रहा था कि हम अपने यहाँ तो कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन हम प्लेन को उड़ा देंगे, और उड़ाने के बाद उसको ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो मेरी जानकारी है। ओम प्रकाश जी, मैं दीपक जी से बिल्कुल सहमत हूँ। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, ये एक पॉलिटिकल फेलियर भी था। जिस प्रेशर की ये बात कर रहे हैं ना, उस वक्त की मुझे लगता है ANI या DD न्यूज़ की फुटेज भी है, जिसमें जसवंत सिंह की या किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और लोग वो PIB या उसके अंदर आ गए हैं और एकदम घेराबंदी कर दी है, और इमोशनल चार्ज्ड अप एकदम लोग उनको सवाल पूछ रहे हैं, यार तुम कर क्या रहे हो, हमारे लोग वहां पर। याद देते हो? बिल्कुल, वसुंधरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, वो सीन मुझे याद है। तो अब मैं एक और चीज़ आपको कहूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी तक आई नहीं है सामने, आगे आएंगी। वहाँ के एक जो लीड नेगोशिएटर थे, सिगरेट पीते हुए, एयरक्राफ्ट के नीचे चलते हुए, वो आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल। अब डोवाल साहब वहाँ पर
वन ऑफ द टू मेन नेगोशिएटर्स थे, लेकिन वो आईबी या रॉ चीफ नहीं थे, दैट वाज समबडी एल्स। सो ही वाज गिवन अ टास्क कि आपको नेगोशिएट करके आतंकवादियों इनको लाना भी है और कोशिश ये करनी है आतंकवादियों को छोड़ना ना पड़े। अगर उनके पास 24 घंटे या 48 घंटे और होते और यहाँ पर इस तरीके का प्रेशर डेवलप नहीं होता, तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि आतंकवादी रिलीज नहीं होते। ओह, मतलब डोभाल वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं ऑपरेशन सक्सेस कर लूंगा। आप ये सोच, जैसे दीपक जी ने कहा 36 आतंकवादियों की डिमांड थी कि 36 जैश-ए मोहम्मद और बाकियों के जो, सॉरी जैश-ए मोहम्मद उस वक्त नहीं था, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके आतंकवादियों को छोड़ा जाए 36। और 36 में से मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक लटरम, इन 3 को छोड़ा गया। इन 3 को जम्मू की जेल से और दिल्ली की जेल से लाया गया और वहां ले गया, कोट बलवाल से। और उसमें एक लाश भी मांगी गई थी, मुझे जो याद पड़ता है उसमें एक लाश मांगी गई थी, लेकिन बाद में अजीत डोभाल तालिबान को ये कन्विंस करने पे राजी हो गए थे कि ये इस्लामिक नहीं है। अगर किसी को सुपर्दे खाक कर दिया जाता है तो उसको फिर उसका गड्ढा खोद के उसके रिमेन्स को उठाया नहीं जाता है, तो उस डिमांड को बाद में ड्रॉप किया गया था। और पैसे भी मांगे थे, कई मिलियन डॉलर। तो मुझे लगता है ये सफलता ही है कि 36 से 3 हुआ। अब रूबन कटियाल को मारा गया, वो बहुत बड़ा एक झटका लगा, और जो प्रेशर फैमिली से डेवलप हुआ वो पॉलिटिकली लोग यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाए। ये भी कहानी आई, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने कवर किया है, आपने रिसर्च की है कि कोई रॉ के भी ऑफिसर थे और उनका एक बहुत बड़ा लिंक पीएमओ में था, एंड ये प्रेशर सबसे ज्यादा हुआ कि भाई उसको बचाना है। और नहीं ऐसा है, वो उस परिवार को मैं जानता हूँ, वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उस अफसर को मैं जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। हुआ ये कि जितनी भी फैमिलीज थी उनके लोग एक एक करके दिल्ली आते गए और हर मंत्री के घर जाने लगे। भाई वो कोलिशन की सरकार थी, रामविलास पासवान के घर चले गए, शरद यादव के घर चले गए, जॉर्ज फर्नांडिस के घर चले गए, जया जेटली से मिल ली। अब 150-200 लोग और रो रहे हैं कैमरे के सामने। और उस वक्त एक ऐसा मीडिया का इकोसिस्टम था ना, 3-4 वो थे जो वो इकोसिस्टम लगातार ये प्रेशर बना रहा था कि फेल हो गए, पहला ये फेलवर कि आपने जाने दिया, फिर कैसे आईबी का फेलवर, रॉ का फेलवर, सरकार का फेलवर, अनेबल टू हैंडल। और उन इमेजेस को बार बार दिखाया गया, रोते हुए लोग, दौड़ लगाते हुए कार के पीछे, फलाना करते हुए। आदित्य का इंटरव्यू था। आप बहुत प्यार से सरकार को बचा रहे हैं। आदित्य का नहीं, प्यार से सरकार को बचा रहे हैं। आदित्य का इंटरव्यू नहीं फाइन, लेकिन अटल जी की सरकार को बचा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बचा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अटल जी की सरकार की गलती थी। मैं एक चीज कैमरे पे कभी नहीं बोलूंगा जिसका मैं गवाह हूं, और मैं आदित्य को बात बताऊंगा इसके बाद। नहीं, इनका वर्जन बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो इतिहास है। He covered. He was there. He covered it. 24/7 हम वहीं खड़े रहते थे। बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए आपसे पूछूं कि आपने रिसर्च भी किया है जी, तो मतलब ये चूक थी खतरनाक वाली, बहुत जबरदस्त चूक थी, और खासकर अमृतसर में चूक थी। अमृतसर में 2 तरीके। अब अगर इतनी बड़ी घटना घटती है, वहाँ का जो लोकल डीसीपी है या एसपी है, ही हैज़ टू टेक, या आईजी है, ही हैज़ टू टेक अ कॉल। आपको आईजी क्यों बनाया है इतना सिविल सर्विस करके? अगर इतना कुछ हुआ है, आपको उस वक्त अपनी मानसिकता ऐसी दिखानी है कि या तो आपको टायर पे फायर करना है, या तो आपको ब्लॉकेड करना है, कुछ ना कुछ करना है आपको, ताकि जितना जो है डिले हो सके। तो ये नहीं हुआ। अमृतसर में बहुत बड़ा फेलियर हुआ। उसके बाद दुबई और लाहौर ये सब में तो ज़्यादा सफलता नहीं मिली, कंधार में गया। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। मैं जब इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो मैंने विक्रम सूद साहब का इंटरव्यू किया, जो रॉ के फॉर्मर जो है चीफ है। उन्होंने मुझे अंग्रेजी में एक चीज़ बताई जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। उन्होंने बोला, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड गवर्नमेंट्स हु वांट टू बी असर्टिव मस्ट हैव लॉन्ग मेमोरीज। मतलब सरकारें या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने आप को कामयाब बनाना चाहती हैं, उनकी याददाश्त जो है बहुत लंबी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर अगर एक प्रहार होता है, आतंकवादी हमला होता है, या भारत के दिल में जो है एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है, क्या आप उस वक्त घुटने टेक देंगे? क्या आप उसको 1 साल बाद बुला देंगे? या आप हमेशा याद रखेंगे और एक दिन उसका बदला लेंगे? अब मुझे लगता है कि उस वक्त डोभाल साहब के साथ जो हुआ एज एन ऑफिसर, उनको हमेशा याद था कि ये हुआ, ये गलत हुआ, और
कुछ समय मेरे पास अगर और होता मैं Revenge कुछ ले और लेता। करता। और आपने डोवाल साहब के बहुत इंटरव्यूज देखे होंगे, उनकी स्पीचेस देखी होंगी, उनका जो फाउंडेशन है इंडियन सिविलाइजेशन में, इंडियन जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें, बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी है। मतलब उनका एक जेम्स बॉन्ड वाला पर्सनालिटी है, लेकिन अगर आप पर्सनली मिलेंगे Face to face. बहुत डेप्थ है उनमें, Yes. जबरदस्त, Yes. और बहुत ही ह्यूमिलिटी से आपसे I बात heard him करते हैं, sometime. बहुत बहुत। तो उनके मन में ये रहा होगा। और आप ये देखिए, मुझे नहीं पता कि ज़हूर मिस्त्री को किसने मारा, लेकिन 25 साल बाद लगभग ये हमला होता है। अब मैं आपको बताऊं कि क्या कराची में जो गैंग्स का पूरा माहौल इतने सालों से रहा है, क्या इसमें कोई अफगान या बलोच या कोई दूसरे देश का बंदा आके घुसा? क्या वहाँ पर वो 10-15 साल रहा? ऑपरेशन हुआ। क्या उसने उस गैंग में एक सीनियरिटी हासिल की? क्या उसने किसी और के साथ मिलकर ज़हूर मिस्त्री को मारा? मुझे नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं एक बात समझना चाहता हूँ, ये लायरी आपके दिमाग में कैसे आया और क्यों आया? देखिए, अगर आप इसके गैंग्स को स्टडी करेंगे, वहाँ पर बलोच गैंग, पठान गैंग, रहमान डकैत गैंग, ये बहुत सालों से एक्टिव रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बम्बई में देखें, जो दाऊद गैंग वहाँ पर बहुत एक्टिव रहा, या बाकी गैंग्स रहे और उनका भी लिंकेज फिर आतंकवाद से रहा, ऐसे ही कराची में रहा है। कराची इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कराची इन अ वे इज़ द गैंग कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मुंबई हैज़ बीन अ गैंग कैपिटल ऑफ इंडिया। और वैसे ही वहाँ पर गैंग्स का इस्तेमाल ISI ने अपने हिसाब से कुछ चीज़ों के लिए करना शुरू कर दिया, और गैंग्स का इतना ज़्यादा वर्चस्व था और उतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी थी कि इसको डिपिक्ट करना बहुत ज़रूरी था। और मेरी रिसर्च का ये अनुमान है, मानना है, साइंटिफिकली तो मैं प्रूव नहीं कर सकता, कि गैंग्स का आतंकवादियों को समेटने में, मारने में बहुत बड़ा हाथ रहा है हाल ही के सालों में। आप देखिए, करीबन 20 से 25 ऐसे आतंकवादी हैं जिनको अननोन गनमैन ने मारा। अब ये अननोन गनमैन कौन है? अगर आपने जम्मू कश्मीर बहुत अच्छे से कवर किया है, आपको याद होगा कि कश्मीर में जैसे घटना घट जाती है, एक आतंकवादी हमला होता है, उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं या पुलिस या आर्मी के लोग मारे जाते हैं, तो वहाँ की जो लोकल एक इकोसिस्टम था मीडिया का, वो बार बार कहता था कि ये अननोन गनमैन था, अननोन पर्सन किल्ड। वो टेररिस्ट कभी नहीं बोलता। कभी नहीं बोलता। कुछ अगर किसी में हिम्मत होती तो मिलिटेंट वो जरूर बोलते। आज तक टेररिस्ट किसी ने, चलो 2019 से पहले टेररिस्ट किसी ने यूज नहीं किया। अभी भी लोकल पत्रकार इस वर्ड से बचते हैं, अभी भी 100%। कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बस बोलते हैं नहीं। वहाँ के लोगों को, गनमैन बोलते हैं, गनमैन। गनमैन बोलते हैं। तो BBC का तो ओपन पॉलिसी है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, यूके में अगर अटैक होगा ना, तब वो टेररिस्ट बोलेगा। इवन रॉयटर्स भी। उनके वेस्ट के कहीं पे भी कुछ होगा तो वो टेररिस्ट बोलेगा। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जैसे अननोन गनमैन ने कश्मीर में हमला किया, वैसे ही अननोन गनमैन पाकिस्तान में भी हमला कर रहा है। तो ये गैंग्स का जो एक पूरा नेटवर्क है, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। और इसमें जैसे मैंने कहा, बलोच हैं, पश्तून, अफ़गान और बाकी लोग हैं, क्या उन्होंने एक बहुत रोल अपना निभाया इन गैंग्स में? ये एक रिसर्च का मुद्दा है और इसको देखना चाहिए। तो इसीलिए एक बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गैंग्स जो हैं ये कभी भी इंडियन फिल्म्स में पाकिस्तान की ओर से कभी आए नहीं हैं। आपने पाकिस्तान में टेररिज्म के ओर पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, थोड़ा बहुत स्पाई वर्स में भी हल्का फुल्का बना है, जिसको आपने लव स्टोरी के एंगल से थोड़ा बहुत दिखाया है। लेकिन एक रॉ गैंग्स कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं, और फिर उनका टेरर नेटवर्क के साथ कैसा हाथ है, ISI के साथ कैसा ये है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। फिर इसकी शूट कैसे हुई? कराची तो जा नहीं सकते, लियारी जा नहीं सकते, जबकि अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे इंस्टाग्राम पे जो वायरल हो रहे हैं बाकी जगह पे, वहाँ पर एक कोई बंदा है लियारी का, वो कह रहा है अरे आपको नहीं पता, ये आदित्य दर और रणवीर सिंह जो हैं, ये सुबह 4 बजे आते थे यहाँ लियारी शूट करके फिर वापस जाते थे। देखा अच्छा, हाँ, ये बड़ा मजेदार है। बहुत वायरल है। मतलब इतना वो, मतलब फेथ आ गया उनमें कि ये तो लियारी ही है, ये और कुछ नहीं, ये लियारी है। ये हमारी कहानी है। ये फिल्म की शूटिंग दीपक जी थाईलैंड में हुई है, अच्छा, बैंकॉक में हुई है। तो जो सेट बनाया गया पूरा बैंकॉक में 100%। अच्छा, फिल्म सिटी नहीं है ये? नहीं,
ओके, ये 100% था इनको। 60 to 70% जो फिल्म की शूट हुई है और जो लियारी पूरा दिखाया गया है, पूरा थाईलैंड में। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, एरिया, जिसमें पुरानी इमारतें थी, बहुत पुरानी, जिसको वो लोग रेज करने वाले थे। और वहां पर ऐसी ही मतलब गलियां। लेन्स और बाय लेन्स और गलियां थी, और एकदम फिट बैठता था। तो आदित्य को कहीं से पता चला, तो उन्होंने बोला अरे ये तो फिट बैठा है। तो उन्होंने उनको रोका कि कुछ टाइम तक आप 3 महीने के लिए रुक जाइए, 3 महीने का हमें शेड्यूल वहाँ करना है। और आप इमेजिन करिए कितना इसमें एक क्रिएटिविटी और मेहनत लगी होगी कि उन पुरानी इमारतों में थाईलैंड में पाकिस्तान बनाना, कराची बनाना, लियारी बनाना। तो वहाँ पर ये सब कुछ हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत जो शूट है अमृतसर में हुआ, अमृतसर की कुछ गलियों में हुआ, वहाँ की पुरानी इमारतों में हुआ, आई थिंक लुधियाना और चंडीगढ़ में हुआ, फिर थोड़ा बहुत दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में हुआ। अच्छा, हाँ, हल्का फुल्का, जैसे पार्लियामेंट का जो सीक्वेंस है वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में के बाहर पूरा शूट हुआ है। फिर बॉम्बिंग वो ग्रेट चंडीगढ़, अमृतसर और यहाँ पर हुआ है। क्योंकि अमृतसर की भी आप गलियां देखेंगे तो वो पुराना एक वैसा लाहौर या उस टाइप का फील देता है। तो जब आप रिसर्च कर रहे थे तो रहमान डकैत ये आपने पहले पढ़ रखा था, उसकी पूरी उसके बारे में पूरी जानकारी आपने रहमान डकैत ये कैरेक्टर ये तो रियल है और हमने इसके बारे में इतना सारा पढ़ा है, तो रहमान डकैत आदित्य के ख्वाब में कैसे आया, आदित्य के दिमाग में कैसे आया? बहुत सारे ऐसे वाक्य, क्योंकि हमने टेररिज्म के ग्राफ को स्टडी किया पिछले 30-35 साल में, कि पहले तो इंडिया में सबसे बड़ी जो आतंकवादी हमले हुए हैं कौन से हुए हैं। आतंकवादी हमले के अलावा भी जैसे फेक करेंसी है या ड्रग्स हैं या हथियार हैं, उनका जो पूरा नेटवर्क है उसमें मेन जो कड़ियां हैं या लोग हैं वो कैसे आए, उनको जब स्टडी किया गया तो अतीक अहमद यहाँ पर और रहमान डकैत वहाँ पर, इनका नाम बार बार उभर के आया। इनमें कुछ पॉलिटिशियंस के भी नाम आए जिनको मैं नहीं ले सकता क्योंकि डेफेमेशन केस आ जाएगा। मेरा वक्त प्लीज। पॉलिटिशियंस फ्रॉम रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, सिर्फ इतना। देखिए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, ये तो खासकर बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो अपना आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन है, और जिसका आप अनुमान लगाएंगे वो बिल्कुल सटीक है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो लोगों को पता है कौन है, कैसे है, क्या है। क्योंकि मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, व्हाई नॉट मुख्तार अंसारी, व्हाई अतीक? नहीं, मुख्तार अंसारी का भी रोल रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का उतना ज्यादा, उतना बड़ा गैंगस्टर मुख्तार के बराबर नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं था। 100% जो ब्रूटैलिटी है, 100%। देखिए, इसमें तो अगर आप फिर शोध करेंगे और पूरा रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं है, हर चीज हम नहीं डाल सकते थे, फिर तो और 4 घंटे की एक और फिल्म बनानी पड़ती, क्या पता आगे बना दे। लेकिन अभी ये बहुत बताना बहुत ज़रूरी है कि रहमान डकैत का कुछ चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट और अतीक अहमद का कुछ चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट। और बार बार लोग कहते हैं ना कि अरे नहीं, अतीक अहमद तो एक गैंगस्टर था, चलो उसने लोगों को मारा, चलो ज़मीन का विवाद था, चाहे कुछ और था। नहीं, इतना ही नहीं था। अतीक अहमद ने यूपी पुलिस के सामने कन्फेस किया है कि लश्कर तोयबा और ISI के साथ उसका नेटवर्क था, कि हथियार और ड्रग्स के कारोबार में उसका शामिल था। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद का इंडिपेंडेंट रिसर्च करके ये देख सकते हैं रिकॉर्ड में। तो जो लोग ये सोशल मीडिया पे सवाल उठाते हैं खासकर एक वर्ग से, तो वह रिसर्च करिए। और मैं तो स्पष्ट रूप से बताता हूँ, क्योंकि आजकल हम ऐसे युग में जी रहे हैं, खासकर पत्रकारिता में भी, जो लोग पूरा कहते हैं ना कि नहीं हम बैलेंस्ड हैं, न्यूट्रल हैं, वो सबसे बड़े झूठे हैं, सबसे बड़े मक्कार हैं। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी आइडियोलॉजी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी इशू पे आपका ओपिनियन नहीं है? तो जो लोग धुरंधर को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं अरे जी ये तो मोदी इसका स्क्रिप्ट राइटर था, मोदी इसका डायरेक्टर था, ये सब जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं, कुछ एक बुद्धिजीवी बहुत लोग बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं हिंदुस्तानी नहीं। मैं इंटरेस्टिंग चीज, एक ये भारत की एकमात्र फिल्म है पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें पाकिस्तानी इस फिल्म की प्रशंसा कर रहे हैं। यस। और हिंदुस्तान में एक वर्ग इसको गाली दे रहा है। ट्रेंडिंग है पाकिस्तान में, आई सॉ इट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रकाश जी। सर्वर क्रैश कर गया, जो सेकंड एक दिन पहले हुआ, ओटीटी का सर्वर क्रैश कर गया पाकिस्तान में। जो सेकंड फिल्म आई ना, सेकंड फिल्म जिस दिन रिलीज हुई 19 को, एक खालिद करके वहां पर जंग ग्रुप में काम करते हैं पत्रकार, मेरे से कभी कभी बातचीत होती है उनकी। जिस दिन रिलीज हुई उस दिन शाम को 8-9 बजे उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे क्लिप भेजी कि वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और टीवी पे धुरंधर देख रहे हैं। मैंने बोला ये कहाँ से देखा तुमने? बोला अरे पाकिस्तान है, यहाँ तो आ ही जाता है। मैंने बोला ये तो बैन है पाकिस्तान में फिल्म।
बोला नहीं, पायरेसी वाला जो वर्जन है वो आ गया है। मतलब उसी दिन जिस दिन रिलीज हुई है। Same day। और कैसे? आपको पता है आदित्य, वहां पे पायरेसी का धंधा कौन करता है? कौन? वहां की फौज सबसे बड़ी पायरेटर है। हिंदुस्तान की हर फिल्म को वहां बैन इसलिए किया जाता है ताकि पायरेटेड वर्जन को पूरे पाकिस्तान में Promote किया जाए। बेचा जा सके, प्रमोट किया जा सके, और ये धंधा बड़े ओपनली वहां के आर्मी करती है। I'm not surprised। ये जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के एक फौजी ने ही दी है, और तब दी है जब मैं इस्लामाबाद में था। देखिए, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक कॉर्पोरेट हाउस है। हाँ, तो वो अपनी इंडस्ट्रीज चलाता है, सब कुछ चलाता है, और एकमात्र फौज होगी जिसमें जब आर्मी का जो चीफ है रिटायर होता है, उसको जमीन, पता नहीं कितने पैसे, ये एज अ फेयरवेल गिफ्ट दिया जाता है कि भाई तुम कमाओ रिटायरमेंट पे। और अब तो आसिम मुनीर का ये हाल है कि वो रिटायर कब होगा वो खुद डिसाइड करेगा। वो अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया। वो रिटायर होगा या वो पीएम को रिटायर करेगा कि तो थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। हाँ, वो तो वही चलाते हैं। स्क्रिप्ट राइटर वही है, तो वही है ना। स्क्रिप्ट राइटर वही है। अभी भी जो ट्रम्प से पूरी मुलाकात हो रही Everything is है there। वो आसिम मुनीर कर Yes, रहा है। yes। ईरान वाला शहबाज भी वही शरीफ है। तो उसके पीछे ऐसे चल रहा है। ईरान आसिम मुनीर is ईरान the- वाला और भी कैंपेन उसी का पाकिस्तान के है। बारे में एक सेइंग है कि वहाँ 3 लोगों की चलती है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। Yes। ये मुझे एक पाकिस्तानी ने बताया था। और Yes। ये भी बताया था कि देखिए, अगर पाकिस्तान को समझना हो आप तो एक बात समझ लीजिए। तो मैंने उससे पूछा क्या? बोले देखिए, दुनिया में देश के पास एक फौज होती है, हमारे पास फौज के पास एक देश है। देश ये बड़ी बात। पाकिस्तानी बिल्कुल। बड़े फक्र से बताते हैं। सटीक 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 सटीक, बिल्कुल So, सही। धुरंधर 3 is on the way। देखिए, अभी तक कोई प्लान नहीं है, 100% मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी मैं इजराइल में था प्रधानमंत्री की विजिट के लिए। खूब वायरल भी था। खूब वायरल भी था, खूब उस पर viral अलग भी था। पॉडकास्ट हो सकता है। अलग तो वायरल भी था। तो मैं 1 महीने तक वहां पर फंसा रहा। हाँ। और यहाँ पर जो एक स्पेशल स्क्रीनिंग, क्योंकि ये एकमात्र फिल्म है, इसका कोई ऐसा जो बहुत बड़ा स्क्रीनिंग होता है ना, रेड कारपेट, वो नहीं हुआ। जैसे फिल्म का इंटरव्यूज होते हैं वो नहीं हुआ, नहीं हुआ। स्टूडियो विजिट्स होते हैं, कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट रणवीर सिंह और आदित्य दर ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ से चली है। इसीलिए एक बॉलीवुड में वर्ग जो है परेशान भी है कि ये लोग क्या मापदंड सेट कर रहे हैं, एक नया चीज कर रहे भाई हैं। पीआर दुकानें आपने बंद कर दी, आपने प्रीमियर की दुकानें बंद कर दी, एवरीथिंग सब कुछ। हाँ। तो उसके बावजूद ये सक्सेस हुआ। तो इजराइल में जब मैं फंसा तो मैं वो जो एक कास्ट एंड क्रू के लिए प्रीव्यू था उसमें नहीं जा पाया। तो फिर जब वापस आया तो मेरी वाइफ ने पहले टिकट कर ली थी, उसने देख ली थी फिल्म। जो वापस आया तो मैं फिल्म का टिकट देखा, मुझे टिकट ही नहीं मिल रही। मैं वापस इजराइल से आया करीबन 24-25 तारीख को, मुझे टिकट ही नहीं मिल रही। मैंने आदित्य को लिखा कि यार मुझे टिकट नहीं मिल रही। कह रहा भाई मैं तुझे बताऊं, मुझे भी टिकट नहीं मिल रही। एंड आई एम नॉट लाइंग, मेरे पास व्हाट्सएप पे वो मैसेज, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मुझे वो टिकट नहीं मिल रही। अब फाइनली 3-4 दिन के बाद, अगले वीकेंड के बाद मुझे टिकट मिली, मैं गया। क्योंकि देखिए, मैं सच बोलूंगा, मुझे टिकट मिल रही थी फ्रंट रो की, उसमें मैं देखना नहीं चाहता था। तो फाइनली मुझे टिकट मिली, मैं देखा। और आदित्य ने मुझे मैसेज किया कि यार तू फाइनली जा रहा है देखने के लिए, तो प्लीज़ मेरे को बताना कि कैसा है क्या है, मैं वेट करूंगा, चाहे वो रात को 3-4 बजे हो, नो वरीज। तो मैंने उसे टेक्स्ट किया। पहली चीज़ मैंने उसको लिखी कि भाई धुरंधर 3 और धुरंधर 4 बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाओं को आप समझो। ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें पूरा Attached है। भारतवर्ष साथ आया Attached है। पूरा अटैच्ड है, Yes। इमोशनली अटैच्ड है। पहली बार उनको लग रहा है कि उनके हृदय की जो, दिल की जो पीड़ा है वो सामने आई है, और एकदम रॉ फैशन में आई है। और खासकर हिंदुस्तान क्या कर सकता है, हिंदुस्तान ने क्या किया है, वो सामने पर्दे पे आया है। किसी ने वो बैलेंस करने की कोशिश नहीं दीपक जी, की। एक चीज देखी आपने, बहुत प्यार से दोनों आदित्य कौल एंड धर्म की जोड़ी ने मोदी जी के कुछ काम को सर्टिफाइड कर दिया। डिमोनेटाइजेशन जरूरत थी देश की, और लोग कह रहे हैं अब कि साहब बड़ी ऐसा हो रहा था, यूपी की सरकार नहीं बनती बीजेपी की, अच्छा इतने पैसे आ जाते, हर घर में पैसे होते। मतलब अब मोदी जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों में तो इनका आंसर मिल गया। देखिए ओम प्रकाश जी और दीपक जी, मैं आपको बताऊं, हम प्राउडली ये कहते हैं, अगर आतंकवाद के खिलाफ कुछ हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ हमने एक मुहिम चलाई है या एक दृढ़ संकल्प लिया है और कामयाबी अचीव की है, तो क्यों नहीं हम बताएं। मैं तो इनफैक्ट कई सालों से, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित हों या कश्मीर में जो विक्टिम्स रहे हैं टेररिज्म के वो हों, उसमें मुसलमान भी कुछ शामिल हैं, हम बार बार ये कहते रहे, कई फिल्म मेकर से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आज, जिन्होंने गुजरात पे फिल्म बनाई, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे फिल्म बनाई कि यार कश्मीरी पंडितों पे फिल्म बनाओ, Public domain टेररिज्म पे बनाओ, कुछ ऐसा करो, हमारी हेल्प लो। तो वो मुझे तब कहते थे कि अरे यार आप बहुत ज्ञानी हो, तो आप खुद क्यों नहीं बनाते। लो बना दिया। हाँ,
तो मैंने बोला लो बना लिया, बना लिया, आज करके दिखा दिया। तो और वो लोग, आदित्य, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने ये बहुत सुना है, और इन दोनों फिल्मों के अंदर जो 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 मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है, आपका वो दर्द कि आपने क्या क्या झेला है और भारत ने क्या क्या झेला है, उस फिल्म की हर रील के अंदर दिखाई देता है। yes. हर रील के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं कोई कोई कठिन काम करना है तो आपको खुद उसको जीना पड़ता है, और बिल्कुल सही जब बात। एक चीज को खुद जियो तो मेरे ख्याल से वो तो आपने ये सब जिया, लेकिन जब आप इसको एक पहले पर्दे पर डाल रहे थे तो आपने कैसे सोचा कि इसमें हीरोइन नहीं होगी, इसमें जो हीरो होगा इसके लंबे बाल होंगे, ये हीरो का लुक इस तरीके का होगा, जो फ्रेम्स होंगी वो बड़ी गंदी होंगी, देखिए इसमें दीपक जो जी, मेजर बनेगा उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी होगी। तो मतलब ये अनकन्वेंशनल सिनेमा है, तो ये कहाँ से आया दिमाग में? देखिए दीपक जी, सबसे पहले जो अभी तक मैंने 1 घंटे के पॉडकास्ट में आपसे नहीं बताया, वो ये है कि इस फिल्म का एकमात्र श्रेय, एकमात्र जिसका एक दूरदृष्टि थी, जिसका पैशन था, जिसको पहले दिन से श्योर था कि ये फिल्म सक्सेसफुल होगी, वो था आदित्य दर। ये फिल्म में एक बहुत बड़ी टीम ने काम किया है, अलग अलग पहलुओं से, गाने से लेकर, आप देखिए गाने कितने सक्सेसफुल हैं इसके, आप इसकी एक्टिंग देखिए। मैं कहाँ से शुरू करूँ? आर माधवन से शुरू करूँ जो डोवाल हैं, राकेश बेदी से शुरू करूँ, अक्षय खन्ना पे जाऊं, या संजय दत्त पे जाऊं, या अर्जुन रामपाल पे, सबकी एक्टिंग जो है बहुत खतरनाक रही है, बहुत जबरदस्त। रणवीर सिंह तो है ही। तो इसमें आदित्य दर का पूरी तरीके से कंसेप्चुअलाइजेशन, पूरी तरीके से स्टोरी, पूरी तरीके से पैशन, कमिटमेंट, दिन रात काम करना, ये हमेशा रहा है। और हर जगह जहां उनको लगता था कि मेरी, जैसे पार्लियामेंट अटैक का बहुत डिटेल में हमारी बात हुई, या पाकिस्तान में जो हमने अटैक्स दिखाए, बहुत सारी चीज़ें की, उसमें बहुत डिटेल में हमारी बातचीत होती थी। बहुत डिटेल में बम्बई गया। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ एक और रिसर्चर थे, दिव्या एस, जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। हाँ, मैं मतलब ना नाम सामने आया है, ना उनके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल है, ना उनका कोई पिक्चर है, ना कहाँ शुरू उन्होंने किया और कहाँ खत्म किया। मतलब ये तो गजब ही है। देखिए, दिव्या एस का रोल इस फिल्म में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अननोन गनमैन का पाकिस्तान में। अच्छा, तो ये अननोन गनमैन ही रहेगा। मैं वो नहीं कह रहा, वो आगे का फ्यूचर में है कि वो खुद ही दिव्या एस अगर सामने आना चाहें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दिव्या एस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा। उन्होंने खासकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो गतिविधियां हुई हैं उस पर, और दिल्ली में जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर बहुत ही सटीक रूप से बताया, ऑथेंटिकेट किया। हम लोगों ने साथ में ट्रैवल किया और बम्बई भी गए, वहाँ पर देखा स्टोरी बोर्ड पे, क्योंकि आजकल एआई का भी बहुत इस्तेमाल हुआ, तो एआई को लेकर उन्होंने पूरा स्टोरी बोर्ड बनाया। मुझे लगता है पहली उनने ऐसी इतनी बड़ी फिल्म बनाई होगी जिसमें एआई का बहुत रोल किया। और जो फिल्म हम अभी बड़े पर्दे पर एज अ वीडियो देख रहे हैं, वो हमने एज अ ग्राफिक पूरा एआई में फ्रेम बाय फ्रेम पहले से आदित्य धर ने बनाया था। तो आदित्य धर एक अलग ही कैरेक्टर है। मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई बंदा आया होगा जिसने 20 साल तक इतनी तपस्या की। और इंटरेस्टिंग बात तो उसकी ये है कि वो एक पाकिस्तानी एक्टर के साथ और कैटरीना के साथ एक फिल्म बनाने वाले थे 2015-2016 में। 2016 में जब उरी का हमला हुआ तो वो फिल्म गिर गई, क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स बैन हो गए। हाँ। तो उनके करियर में एक बहुत बड़ा उनको एक झटका लगा। फिर उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं उरी पर ही फिल्म बनाऊंगा। अच्छा, और तब ये उरी पर फिल्म बनी और फिर सक्सेस हुआ। देखिए संयोग क्या होता है। और उसके बाद ये एक जॉनर टाइप बन गया, उरी से लेकर 370 से लेकर बारामुल्ला, और बारामुल्ला से लेकर ये। अब क्योंकि आपने बहुत ही एक सेंसिटिव डिटेल्स पे बात की, इंट्रिकेट डिटेल्स, आदित्य धर का जो दिमाग है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। वो जियोपॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, वो म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट रखते हैं, वो सिनेमाटोग्राफी और फिल्मिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, और एकदम कन्विंस भी आपको इतने प्यार से करेंगे। और बहुत ही ह्यूमिलिटी और हम्बल ये है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि प्रोड्यूसर्स जो ये हैं वो कहते हैं बहुत इतना पैसा लग रहा है, इतना कुछ हो रहा है, कैसे हो सकता है। और लेकिन इनने बोला कि नहीं, आप विश्वास करिए, ये होगा सक्सेसफुल। इनफैक्ट दीपक जी, मैं आपको बताऊं, फिल्म जब तक प्लान भी नहीं हुई थी, मतलब मैं आपको ये 22-23 की बात कर रहा हूँ, जब मेरी पहली बार उनसे बात हुई इस फिल्म के लेकर, ही वॉज कन्विंस्ड। ही सेड बॉस, ये ज़बरदस्त बनेगा,
आप ये देखो, इतना नहीं पता था कि इतना हो जाएगा, बट ये था कि सक्सेस होगा बहुत ज़बरदस्त और लोगों को इसको विश्वास रहेगा। अब क्योंकि आपने हमारी पेन और आदित्य दर की पेन की बात की, आपको मैं कहूँगा कि दूसरी जो फिल्म है, सेकेंड पार्ट जो है, उसके आखिरी के 5 मिनट आप देखो। मैंने सुना रुला देता है वो। आदित्य दर इसको किसी भी एंडिंग दे सकता था, ऐसी एंडिंग दे सकता था कि रणवीर सिंह एकदम छाती फाड़ के हाफिज सईद को मार रहा है और वो दिखा के लोग पागल हो जाते हैं। वो ऐसे दिखा सकता था कि रणवीर सिंह को मार दिया, वो शहीद हो गया देश के नाम, इतना बड़ा, तो लोग और गर्व से एकदम ये हो जाते हैं। उसने ऐसे मोड पे ओपन एंडेड ये एंड किया है कि मैं रो के बिलख रहा था फिल्म में, और मुझे भी नहीं पता था कि वो ऐसी एंडिंग। और आदित्य दर ने जब मुझे पूछा कि आपको फिल्म कैसी लगेगी, ही वॉज एक्चुअली रेफरिंग टू दोस लास्ट 5 मिनट्स, कि रणवीर सिंह वहाँ पर परिवार के सामने आता है और वो इतने सालों के बाद अपने परिवार को देखता है कि एक अलग ही नॉर्मल जिंदगी उनकी हो गई है। तो वो एक ऐसे कस्प पे है, बीच में एक ऐतिहासिक मोड़ पे है कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। या तो वो परिवार से फिर मिले और उनको एक अंदर से उनका ये सेटिस्फैक्शन है या हो गया है कि हमारा बेटा तो चला गया, खत्म हो गया। क्या वो परिवार से मिले, या क्या वो वापस ऑपरेशन में जाए, या क्या वो नई जिंदगी अपनी बसर करे। तो उस मोड़ पे आप रणवीर सिंह का चेहरा देखिएगा बस। रणवीर सिंह का चेहरे का जो इमोशन है ना, उसमें उभर के आता है, वही तो उसमें सवाल हर है। तरीके का इमोशन, It's open हर end, तरीके ना? का। Yes. और वो गाना भी जबरदस्त है। गाना आपको रुला देगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और वो इमोशंस जो आता है, मुझे लगता है एक आम हिंदुस्तानी, आम नागरिक ने इसलिए किया क्योंकि वो सबकी कहानी है। सब ने सैक्रिफाइस देखा, सब ने बलिदान देखा कि कितना बड़ा वो दे रहा है। और देश के नाम तो चलो उसने बहुत बड़ा काम किया ही, लेकिन परिवार के पास जब वो आया, एक दूसरा बलिदान वो दे रहा है कि चलो परिवार को यार, जैसे वो जी रहे हैं उनको रहने दो, अब मैं आऊंगा तो क्या उनकी, खुश है, सुखी है। हाँ वो सुखी हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा। जैसे धुरंधर आई सबसे पहले जी। उसके तुरंत बाद धुरंधर रिवेंज आ गई, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। हाँ। तो क्या पहला और दूसरा, मतलब धुरंधर और धुरंधर रिवेंज, दोनों पे साथ काम शुरू हुआ और जानबूझ के इसको 2 पार्ट में रिलीज किया गया? एंड अगर ऐसा ही था तो व्हाई नॉट अ वेब सीरीज? पहले तो मैं आपको कहूँ कि बड़े पर्दे पर क्यों? जब फिल्म की प्लानिंग हुई, आई थिंक आदित्य दर भी सोच रहे होंगे कि ये फिल्म होनी चाहिए या सीरीज होनी चाहिए, ये क्या नेटफ्लिक्स पे हम लेके आए एज अ सीरीज, वो बेटर रहेगा या फिल्म। क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट पैंडेमिक फिल्मों को लेकर भी लोगों का रुझान जो है थिएटर में जाने का बिल्कुल खत्म हो गया। वो धुरंधर में ही आपको देखने को मिला है कि एकदम पागलपन लोगों में आ गया और लोग बोले कि देखेंगे। तो ये फिल्म जो है धुरंधर, ये एक फिल्म थी, दिस वॉज ओनली अ सिंगल फिल्म, मतलब 3 या 4 घंटे की ये फिल्म होने वाली थी। लेकिन जब इस पे काम हुआ, स्क्रिप्टिंग और उसके बाद स्टोरी बोर्ड और ये सब देखा, और फाइनली जब प्रोडक्ट शूट हुआ और जिस तरीके से ये शूट किया गया सीक्वेंस में, तब ये लगा उनको फिर पोस्ट प्रोडक्शन में कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी हो रहा है, क्रिएटिव है, लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो रहा है, और जो गाने हैं वो एकदम इस पे बैठ रहे हैं। तो इसको तो 2 फिल्म होना चाहिए। जो रिएक्शन होगा बॉक्स ऑफिस में क्या होगा, वो कोई भी गेस नहीं कर सकता। आप देखिए, अगर मुझे नहीं पता कि इस फिल्म में कितना लगा, 200 करोड़ लगा, 300 करोड़ लगा, कितना लगा, और आज 3000 से ऊपर ओवरऑल इसने कमा लिया। मतलब अगर वो आमिर खान की, उसमें आदित्य राज कॉल का परसेंटेज कितना है? आप सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे, बिल्कुल ही ना के बराबर है। क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत पहले हुआ था, और मेरा एक, मतलब मैं स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ इसका, मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ, तो बहुत ही लिमिटेड रोल था। लेकिन बहुत ही, मतलब वो परसेंटेज में करना भी बिल्कुल ये रहेगा। लेकिन आई हैव नो रिग्रेट्स। आई थिंक आई एम अ जर्नलिस्ट, मैं पत्रकार हूँ, मेरी भूमिका उतनी है। और देखिए ना, मैं डेस्टिनी और कर्मा में बिलीव करने वाला बंदा हूँ। एक बंदा जो कैंप में रहा, उसके बाद दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रहा, शक्करपुर में रहा, फिर दिल्ली में रहा, नोएडा में आया, और परिवार के मेहनत, माता पिता की मेहनत के बाद यहाँ पर पहुँचा। और ये मुझे सौभाग्य है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एक छोटा सा ये मौका मिला, और इतिहास में इतनी बड़ी फिल्म बनी,
उसमें एक छोटा सा मुझे मौका मिला ये रहने का, वो बहुत बड़ी चीज़ है, सेटिस्फैक्शन है। कि आपकी अब कास्ट तो फिल्मी इतिहास के अंदर फिल्म- आदित्य राज कौर अमर है। आज के बाद आप चाहे एक फिल्म की रिसर्च करें ना करें, ठीक बात है। लेकिन इस फिल्म को जिस ढंग से आपने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, मैं आपको ये बता दूं, भारतीय सिनेमा के इतिहास में जितने भी रिसर्च हुए हैं, मैं काफी देखता हूं, मतलब इस जी। तरह के जो डॉक्यू ड्रामा बनते हैं ना, जो खास तौर पे IC 814 पे इतनी सारी फिल्में बनी हैं, उसमें कई बना है कि एक मंत्री बोलती है कि मुझे भी भेज, मतलब जो फिक्शनलाइज फिल्म्स बनी हैं रियल इवेंट्स को बेस करते हुए, मैं सब कुछ देखता हूं, लेकिन इतनी बेहतर स्क्रिप्ट और इतना बेहतर रिसर्च जिसमें रियल भी है, जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं और जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि यार देश में ऐसा भी हुआ था, देश में ऐसा भी हुआ था। तो आदित्य, कुडोस की इतना शानदार रिसर्च, ठीक है, थैंक यू इतनी सो मच। कम उम्र में और इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। दुनिया इस फिल्म को लिखने के लिए टेररिज्म समझना जरूरी है, कश्मीर समझना जरूरी है, जियोपॉलिटिक्स समझना जरूरी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझना जरूरी है, और खास तौर पे भारत पाकिस्तान के बीच जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको समझना बहुत और जरूरी है, पेन को समझना और जरूरी उस पेन को पेन को समझना समझना जरूरी है जरूरी। जो देश ने महसूस किया और जो अजीत डोभाल जैसे सर जैसे ऑफिसर्स जो महसूस करते हैं। आपकी कभी कास्ट से बिफोर स्टार्ट द फिल्म कभी इंटरेक्शन हुआ कि, या आपको पता है कि इस रोल में ये जमेगा, ये कैसे सिलेक्ट हुआ? आदित्य से बात हुई, आदित्य से बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात हुई या सिचुएशंस के बारे में बात हुई, जो आपका ब्लैक मनी है या पूरा फेक करेंसी आता है उस पर बात हुई, जो पूरा वो नेटवर्क है जिस पे मैंने बात की। और मुझे लगता है कि आदित्य ने हर कैरेक्टर पे बहुत ही गंभीर रूप से बात की, मतलब जो रिसर्च किया खुद भी। आप देखिए साजिद मीर और उसके साथ जो मेजर इकबाल है, मेजर इकबाल को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन फोटो लिया ये उसका। उनका खुद का एक विजुअलाइजेशन मेजर इकबाल को लेकर कितना सक्सेसफुल हुआ। अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है, जो उनका जीता काम है, है। जो एक्टिंग है, जीता है। क्या जबरदस्त आपको लगता है Live- कि एकदम फिट हो रहा Yes. है। आप देखिए बलोच जो कैरेक्टर है, जो आई थिंक एक एक्टर है लंबी हाइट वाले, वो एकदम बलोच लग रहे हैं एकदम। और दो चीजें जो इसमें फिनोमिनल हुई फिल्म में, पहले तो हुआ अक्षय खन्ना का एक रीबर्थ, जो कि हमेशा से मुझे बहुत एकदम, अच्छे yes. जबरदस्त एक्टर लगे, लेकिन वो बहुत शाय हैं। शाय इन द सेंस है कि वो अपनी ही जिंदगी में जीते हैं, वो भी कभी मीडिया में ऐसे आते नहीं, बिल्कुल शांत रूप से रहते हैं। वो क्या जबरदस्त उन्होंने काम किया। और बहुत एक्टर्स जो हैं वो खुद इम्प्रोवाइज कर रहे थे, जैसे कि अक्षय हैं, उनका जो वो गाने के ऊपर ऐसे ऐसे करते हुए उन्होंने खुद इम्प्रोवाइज किया और बोला कि मैं ऐसे करता हूँ, उनके फादर भी ऐसे करते थे, तो वो एकदम हिट हो गया, लोग वैसे करते हैं उस गाने पे। लेकिन इस फिल्म के दीपक जी मेरे जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर हैं वो है राकेश बेदी, क्योंकि राकेश बेदी का जो कैरेक्टर है सबसे पहले वो सच्चाई पे आधारित है। अच्छा, होल पूरी तरीके से सच्चाई पे आधारित। मैंने उसकी एक रील देखी, वो आदमी बोलता है कि मैं नबील, क्या नबील नाम है ना, मैं नबील हूँ, वो क्या क्या हकीकत क्या है उसकी? देखिए सच्चाई में तो ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोगों को अगर लगता है कि उन पर बनी है तो जीने दो। क्योंकि नबील का ही आप उस वक्त का इंटरव्यू देखिए जब पहली फिल्म आई, तो उसने बोला अरे मेरे ऊपर है, क्यों कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो मुझे पैसा देना चाहिए, ये वो बहुत कुछ बोला। उसके बाद जब दूसरी आई, रॉयल्टी चाहिए, बोला मैं नहीं हूं भाई, ये मेरे खिलाफ जो साजिश है, मेरे को इंडिया का एजेंट बता रहे हैं और ये सब है। मैं आपको इतना कहूंगा, सिर्फ एक MQM के नेता है अल्ताफ हुसैन, जानता हूँ मैं तो। उनको आप देखिए, उनके आप वीडियोस देखिए, बहुत ही जबरदस्त वीडियोस है उनके, खतरनाक, मतलब आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। खासकर अर्नब के साथ एक इंटरव्यू है जिसमें वो आई थिंक सारे जहां से अच्छा गा रहा है, तो बड़ा ही जबरदस्त ये कैरेक्टर है, तो आप वो देखिए। तो आपको ये कैरेक्टर वहां से मिला, MQM से? आप देखिए, मतलब बहुत इसमें रिसर्च है, इसमें एक दो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन MQM का बहुत ही खास इसमें रोल है। कराची क्यों, मतलब लायरी तो समझ आया, कराची इसलिए क्योंकि लायरी था, और क्या क्या MQM के साथ जो हुआ, सिंधियों के साथ जो हुआ, जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो और जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, क्या क्या वो सिचुएशन भी आपको, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि रहमान डकैत बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी चला रहा था। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि अगर मेरे
सिर्फ मेरे इसमें होता कंट्रोल में, तो मैं बलोच अलग से बनाता, पश्तून अलग से बनाता, इसमें तो बहुत कुछ बन सकता है। मतलब इतना आपके पास मसाला है और रिसर्च है। लेकिन सबसे पहले तो हमारे पास ये चुनौती थी कि हमारी जो फिल्म है वो शुरू और अंत ज़हूर मिस्त्री से हो रही है। ज़हूर मिस्त्री का भी जो शुरू और अंत है वो कराची से है, तो इसलिए कराची इज़ इन फोकस। फिर हमने रिसर्च किया कि ज़हूर मिस्त्री को मारा कैसे गया, जितनी डिटेल्स हमको मिल सकती थी उसमें कराची का योगदान, गैंग्स का योगदान बहुत बड़ा था। तो इसलिए हमको गैंग्स में ये लाना पड़ा। और जो गैंगस्टर्स हैं, ऐसा मान्यता थी कि जिसकी हुकूमत गैंगलैंड में कराची में है वो बेताज बादशाह है पाकिस्तान का। और जो पाकिस्तान में, आपको तो पता ही है, प्रधानमंत्री जो भी बने आर्मी की कठपुतली है। हाँ बिल्कुल। लेकिन गैंग्स में जो कराची में हुकूमत करता था वो प्रधानमंत्री के पीछे होता था, उसकी चलती थी। अच्छा। अब वो रहमान डकैत हो या दूसरा गैंग हो, तो वहाँ पर उनकी चलती थी, उनका दबदबा था। और उनका भी वो बिट्टा कराटे वाला सीन था कि कल को बोल दो कि अपनी माँ को मारना है, वो 100% मार दे। तो उसमें हुआ भी है। आई थिंक रहमान डकैत ने अपने फादर को मारा है। जिस तरीके से मारा और जो बहुत ही ब्रूटली फिल्म में दिखाया गया है वो झूठ नहीं है। और उसके बाद जो दूसरा एक कैरेक्टर है जिसने एक मार के फुटबॉल खेला, हाँ, वो हाँ। भी सच्चाई पे आधारित है, वो झूठ नहीं है। ओ, हाँ, आप रिसर्च करिए। लैरी का। हाँ, आप रिसर्च करिए, आपको पूरा सामने आए। अच्छा, एक रिसर्च में आपने इतना किया है, तो जो ये बड़े सरकार दाऊद दिखाया गया है, मतलब लगा पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, आर्मी तो सब ठीक है, लेकिन दाऊद इंडिया से जाकर और उस भूमिका में है, फिक्शन था या कुछ सच्चाई भी है? नहीं, दाऊद 100% जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं अपने आप को एज ए इंटेलिजेंस एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी नहीं कह सकता, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक इज़ मोर सो बेड रिडन। 2023 के दिसंबर में कोई घटना घटती है जिसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि उसके टांग में गैंग्रीन हो गया या कुछ हुआ, तो वो बेड रिडन हो गया। और अभी भी और वही दिखाया है आपने फिल्म वही में। दिखाया है। और इन्वेस्टिगेशन जो ओवरऑल हुई है उसमें कहा गया है कि दुबई के वाइट हाउस में, वो जब इंडिया से गया, वहाँ पर एक वाइट हाउस करके था दुबई में, वहाँ रहता था। उसके बाद वो पाकिस्तान दुबई करता रहा। और पाकिस्तान में एक जगह में 3 अलग अलग, नूराबाद करके, DHA करके डिफेंस हाउसिंग, और वाइट हाउस करके एक जगह है, वहाँ पर वो रहा। आई थिंक 2017-18 में मैंने अपना एक रिपोर्टर वहाँ भेजा, और उस रिपोर्टर ने अपने एज अ, जो यंग रिपोर्टर्स होते हैं बहुत इच्छुक होते हैं कि करना है कुछ बड़ा, तो उसने मोबाइल से पूरा वो वीडियो बनाया उसके घर का, इलाके का। हाँ, और हमने वो चला दिया चैनल में, इंग्लिश चैनल में टाइम्स काम नाउ था करता मेरा हूँ। ख्याल है, रिपब्लिक में था। रिपब्लिक में था जो। तो उसी दिन उसको ISI ने उठा लिया और आई थिंक बड़े घंटों के बाद उसको छोड़ा और उसको कहा कि हमें पता है तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, तो सुधर जाओ। तो फिर छोड़ दिया। तो फिर हमको थोड़ा सा आराम से काम करना पड़ा, बट ये चला। और ये दुनिया भर को पता है कि दाऊद वहाँ पर है। लेकिन मैं नहीं, ओपन नहीं, सीक्रेट है वो। बड़े साहब, मतलब वहां मूवी में ही इज मोर देन प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी। मतलब जहाँ एक छोटा सा किस्सा सुना दो। हाँ प्लीज। परवेज मुशर्रफ भारत आए आगरा समिट के दौरान जी। एक डॉसियर लालकृष्ण आडवाणी उनके पास, वो राष्ट्रपति भवन में शुरू में गए, तो उनकी और लालकृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे, उनकी मुलाकात हुई। एक डॉसियर सौंपा गया दाऊद के बारे में, और तो परवेज मुशर्रफ ने उन्हें कहा कि दाऊद तो पाकिस्तान में है नहीं। मतलब जैसे ही दाऊद की बात हुई, आडवाणी जी को ही वॉज वेरी श्योर कि वो दाऊद की बात उठाएंगे। हुआ ये, वो इतना पावरफुल था कि जब परवेज मुशर्रफ जा रहे थे इंडिया, तो उनको पता था कि ये मुद्दा उठेगा। ISI और सरकार अपने खर्चे पे उनको यूरोप के किसी देश ले गई। जब तक परवेज मुशर्रफ भारत में थे, उनका आइटनरी आया गया, बंद नहीं हुआ, आगरा समिट खत्म नहीं हुई, तब तक वो यूरोप में रहा। और जब परवेज मुशर्रफ वापस आए तो उनको वापस पाकिस्तान में कराची पहुंचा दिया गया। तो इतना ख्याल रखा जाता है दाऊद का, जो पाकिस्तान दामाद है वो। अब मैं 2 चीज़ें और बता दूं आपको, क्योंकि उन्होंने परवेज मुशर्रफ की बात की और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त की बात की। दाऊद की बात तो हम करेंगे, लेकिन परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जैश ए मोहम्मद पड़ा हुआ था।
उसी वक्त की बात है। अटैक भी किया था। जैश ए मोहम्मद ने 3 बार कोशिश की परवेज मुशर्रफ को मारने की। परवेज मुशर्रफ को ये इंटेलिजेंस किसने दी कि उसके ऊपर जैश ए मोहम्मद अटैक करने वाला है? भारत ने। RW। ये लोगों को नहीं पता है आज तक, लेकिन भारत ने वहां पर उसको इंटेलिजेंस दी पर और कहा को क्यों बचाया फिर? नहीं ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं आपस में जो की होती हैं। बहुत बार ऐसे, जैसे मैंने बोला ना, IB और रॉ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर ऑडिट होना चाहिए। अच्छा, they were the guys। उनकी कमाई के ऊपर भी ऑडिट होना चाहिए, उन्होंने क्या गतिविधियां की उस पर भी ऑडिट होना चाहिए, हुर्रियत को किसने बनाया उस पर भी ऑडिट होना चाहिए। और मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी क्योंकि बात हम कह रहे हैं पब्लिक इसमें कह रहा हूं, बड़ी बात मैं अब कहूंगा। ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं शोहरत के नाम पे, लग्जरी के नाम पे, कि मैं बयान नहीं कर सकता, पब्लिकली नहीं कह सकता। अच्छा जी, सेपरेटिस्ट को, यासीन मलिक को, मतलब पैसा, पासपोर्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस तो नॉर्मल चीज़ें हैं, गॉट इट, शराब ऐसी- शबाब सब। सब कुछ। और मैं बिल्कुल सरकारी खर्चे पे सरकार की सब तरफ से। कुछ जी, सब कुछ। और मैं कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ कि ये तो सरकार करेगी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें फिर सामने Expose हो आएंगी। जाएंगी, हाँ। आप जितने भी आप इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं, हम्म, 90% तो एकदम ऑनेस्ट रहे हैं, बढ़िया रहे हैं। लेकिन कुछ का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी आप पता ये करिए। करिए, कहाँ से पैसे लिए हैं, क्या हुआ है, कितना हुआ है, बहुत चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, मैंने अभी एक दो रॉ ऑफिसर्स के इंटरव्यू देख रहा था, मतलब मेरी वैसे ऑफ रिकॉर्ड बात हुई थी, इंटरव्यू नहीं किया। तो उनका ये कहना था कि साहब, इंदिरा गांधी के टाइम पे रॉ बहुत पावरफुल था एंड वी हैव डन सो मेनी ऑपरेशंस। 100%। उसके बाद अब की सरकार के समय ही रॉ इतना पावरफुल हुआ है और हम ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। बीच का जो टाइम था ना, ये उनके लिए ब्लैक टाइप था, कि मतलब सरकार का खिलौना, पैसा और ये सब बर्बादी। इसमें बहुत चीज़ें मेरे को कहनी है, मैं कहाँ शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। 370 जो हुआ, और पॉलिटिकल, सबसे बड़ा तो पॉलिटिकल क्रेडिट जाता है, पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया। और एक बात मैंने नहीं कही, वो ये है कि 370 जब हो रहा था, उसके कई महीने पहले मुझे, चलिए PMO ही बोल देता हूँ, PMO के एक बहुत बड़े अधिकारी का फ़ोन आया और उनने बोला आप मिलिए। तो मैं मिला, तो उनने बोला कि 370 का क्या होना चाहिए। ये 370 होने से 3 या 4 महीने पहले की बात है। बोला जाना चाहिए बिल्कुल, 35 है, बिल्कुल जाना चाहिए। बोला तो क्या, आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए? मैंने बोला देखिए, कैसे तो तब आएंगे ना जब इच्छा होगी करने की। ये तो बीजेपी 40 साल से कह रही है अपने मैनिफेस्टो में। तो आपको इसके लिए एक बहुत बड़ा वो पॉलिटिकल एक विल लाना पड़ेगा, वो नहीं होगा। तो मैं हंसने लगा, मैंने ये सब तो नहीं होगा, कहाँ आप बात कर रहे हैं सर। तो उन्होंने बोला देखो आदित्य, तुम मेरा नाम बदल देना, अगले 3-4 महीने में हम हटा के दिखाएंगे। तो मैंने मतलब जो कि माना, मैंने भूल गया। और उसी अफसर का 5 अगस्त 2019 को सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आया, बोला आदित्य आज कर रहे हैं, हमें अपेक्षा है कि आप आइडियोलॉजी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, एज अ इंडियन इसको सपोर्ट करेंगे। तो मैं मेरा तो कोई आइडियोलॉजी नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो 50 साल पहले होना उसकी तो चाहिए। लड़ाई हो रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से 50 साल पहले पार्लियामेंट में ये कहा था कि 370 अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनेगा। आप सोचिए कब, 50 साल पहले, इंदिरा गांधी के टाइम में। और क्योंकि आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, क्योंकि रॉ की जो संस्थापक रहे हैं वो भी एक कश्मीरी पंडित रहे हैं, RN काओ, और उन्होंने ही ये विजन बनाया कि रॉ कैसे बनेगा। बांग्लादेश में इतना बड़ा काम किया, सिक्किम में बहुत बड़ा काम किया। और जो दुर्गा को मानते हैं इंदिरा गांधी, वो बहुत उसके एडवाइजर्स की वजह से हुआ, RN काओ की वजह से हुआ। और एक और बात मैं कहूँ, क्योंकि हमने IC 814 पे बहुत गंभीर बातचीत की, आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा हाईजैकिंग कब हुआ? सबसे बड़ा क्या, सबसे पहला 1971 में। 71 में, हाँ। 1971 में गंगा करके एक हाईजैकिंग हुआ कश्मीर से। एक फ्रेंडशिप करके कोई फ्रेंडशिप एयरक्राफ्ट था, और हाशिम कुरैशी और उसका कज़न अशरफ कुरैशी इसको लेके गए, और वो आई थिंक श्रीनगर से जम्मू जा रहा था, उसका मोड़ा गया और लाहौर लेके गए।
और लाहौर या कराची, आई थिंक लाहौर, और लाहौर में जब वो उतरा तो तब पता चला बाद में कि इनके पास एक लकड़ी की गन थी और लकड़ी का ग्रेनेड था। आप सोचिए, इंडिया की पहली आ जाएगी लकड़ी की गन और ग्रेनेड के इसमें हुआ है। फिर जो हुआ सो हुआ, हाशिम कुरैशी जेल में रहा। हालांकि बहुत लोगों का ये कहना था पाकिस्तान ने ये कराया था, पाकिस्तान कहता रहा हमारा नहीं है, पाकिस्तान ने उस एयरक्राफ्ट को जला दिया पूरी तरीके से, और हाशिम कुरैशी जेल में रहा। इसके बाद मैं आता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में जो आतंकवाद है ये 87 या 89 में शुरू हुआ। सबसे पहला जो आतंकवादी हमला हुआ वो हुआ यूके में कश्मीर को लेकर, और वो ये हुआ जब हमारे एक राजदूत, हमारे एक राजनायक रविंद्र मात्रे को मारा गया बर्मिंघम में। और किसने मारा? JKLF के लोगों ने। इस पे भी मैंने अभी हाल ही में डॉक्यूमेंट्री बनाई 2-3 साल पहले, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना अभी सीना चौड़ा करके कि लॉन्ग मेमोरी होनी चाहिए, ज़हूर मिस्त्री को मार दिया, बहुत चीज़ें हमें याद रहती हैं, अब अननोन मैन कर रहा है। लेकिन एक ऐसा वाकया रहा है जिसमें हमने कुछ नहीं किया, यूके ने कुछ नहीं किया, और आज तक इंसाफ नहीं मिला है। रविंद्र मात्रे हमारा असिस्टेंट हाई कमिश्नर था बर्मिंघम में, महाराष्ट्र से। उसको JKLF के लोगों ने, अमनुल्लाह खान ने और उसके 2-3 लोगों ने एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार दिया। और उसी के रिवेंज में इंदिरा गांधी ने मकबूल भट्ट को फांसी लगा दी अगले 2 हफ्ते में। ओके। उसी के रिवेंज में मकबूल भट्ट को मार दिया, और फिर मकबूल भट्ट को लेकर उन्होंने आतंकवाद और ये सब शुरू किया। लेकिन रविंद्र मात्रे को आज तक 40 साल से ऊपर हो गया, किसी को नहीं पता था कि रविंद्र मात्रे पे गोली किसने चलाई। ये पता था कि अमनुल्लाह खान ने किया है, और अमनुल्लाह खान, आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, सजाद लोन है कश्मीर में, सजाद लोन का फादर इन लॉ है अमनुल्लाह खान, JKLF का संस्थापक है। अब मैंने पूरा रिसर्च किया, मैंने रॉ को भी कांटेक्ट किया, पाकिस्तान में भी जितने हैं, POK में जितने लोग हैं सब किया। हाशिम कुरैशी मुझे पता चला कि श्रीनगर में रहते हैं, बहुत अब बुजुर्ग हो गए हैं, कई साल 1971 में हाईजैक किया था। मैं हाशिम कुरैशी को गंगा के ऊपर इंटरव्यू करने गया। हाशिम कुरैशी ने मुझे इंटरव्यू के दौरान, मैंने वैसे ही पूछा कि यार रविंद्र मात्रे को मारा था, वो भी JKLF का था, आप भी JKLF में थे। बोला हाँ मुझे पता है किसने मारा। मतलब किसने मारा? तो उसने मुझे नाम लिया और पूरा सीक्वेंस बताया। फिर मैंने एजेंसी को कांटेक्ट किया, बाकी चीज़ें की। मैंने तब का फोटोग्राफ उसका मंगाया, अभी का अभी फोटोग्राफ मंगाया। POK से लोगों ने मुझे बताया कि वो 40 साल से इस डर में जी रहा है कि इंडिया उसे एक दिन मारेगा। और वो कोटली करके एक जगह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, आज भी रहता है। वो घर से बाहर नहीं निकलता कि उसे लगता है कि एक दिन उसे मार देंगे। एजेंसीज खोज रही हैं, खोज तो नहीं रही है, मतलब मार दिया होता है, उसको डर है। लेकिन रविंद्र मात्रे को हमारे सबसे पहले आतंकवादी हमले में मारा गया 84 में। मकबूल भट्ट को तो हमने सजा दे दी, उसको फांसी लगा दी, लेकिन जिसने उस पर गोली चलाई वो आज भी POK में जिंदा है। दीपक जी, मैंने बहुत देर बात हो गई, मेरा ख्याल है हर आदमी का टाइम इंपॉर्टेंट है। लेट्स वाइंड अप। एक बात बताइए, आपने सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है, जिया है, पार्लियामेंट अटैक से लेकर मुंबई अटैक तक और हाईजैक से लेकर सब। अटल जी की सरकार के बाद मोदी जी की सरकार, जो बीच का ही पूरा 10 साल था कांग्रेस की सरकार का, तो क्यों अटल जी की सरकार भी इतनी कमजोर साबित हुई? जो मोदी कर रहे हैं क्यों अटल जी नहीं कर पाए? आई थिंक ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसका मैं एक लाइन में जवाब नहीं दे सकता। आप याद कीजिए उस वक्त की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, और आप याद कीजिए अटल जी ने सबसे बड़ा फैसला क्या लिया था, इस देश को न्यूक्लियर पावर बनाया था, है ना। वो उनका सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड डिसीजन था, जिसके बाद पूरी दुनिया ने हम पे चारों तरफ से सैंक्शंस लगा दिए थे। मतलब अगर अटल जी नहीं होते, अगर जसवंत सिंह जैसे निगोशिएटर नहीं होते, तो हम बहुत बुरी हालत में होते। और उस वक्त क्या था, उस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड था, रशिया कोलैप्स हो चुका था। मतलब ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, लेकिन हाँ सिचुएशंस होती है ना। देखिए कुछ यहाँ पे लिखा होता है, प्रारब्ध जिसको कहते हैं ना, कि कुछ काम इंसान, भगवान ने इंसान के लिए लिख रखे हैं, ये करेगा, ये करेगा। अजीत डोभाल जी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तो मनमोहन सिंह के टाइम पे थे ना। बिल्कुल मनमोहन सिंह जी के टाइम बने ना। और इतने शानदार ऑफिसर थे कि डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, सब जानते थे कि हर पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी बड़े दुनिया के, सब सबके बारे में वो जानते थे।
उस वक्त वो क्यों नहीं कर पाए? कर सकते थे ना, कर सकते थे बिल्कुल कर अगर सकते थे। सरकार, पॉलिटिकल विल की बात, दूसरा आपके पास उस तरह का इंटेलिजेंट ब्रेन होना, और तीसरा वर्ल्ड की सिचुएशन आज की तारीख में क्या कहती है, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बॉल इन योर कोर्ट। देखिए, मुझे भी ये लगता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रहती है, लेकिन सरकार का एक कैरेक्टर, सरकार का एक जो रुझान है वो अलग भी रहता है। आप देखिए, वो जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत की बात करते रहे कश्मीर में, लेकिन मेरा ज़ाती ये मानना है कि जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत जो है एज अ कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल थ्योरी में एज अ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कश्मीर जैसी जगह में उस संदर्भ में इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन है। मैं मुश्किल नहीं कह रहा, नामुमकिन है। कश्मीर में जिस तरीके की रेडिकलाइजेशन हुई, कश्मीर में जो विचारधारा जिस तरीके से हुई, आम नागरिकों, पॉलिटिकल पार्टीज तो भूल ही जाइए, आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज भी पीडीपी या बाकी हैं, वो अटल जी की दास्तान बताते हैं, ये करते हैं, लेकिन मैं कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है, एक आपको एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को मैं रिसेंटली, मेरे एक दोस्त है संकेत उपाध्याय, उसने मुझे बुलाया था, तो उमर अब्दुल्ला आए थे, मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने उमर, आप बार बार कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है या पुलिस है वो आपके अंडर आनी चाहिए 370 के बाद, इतने 6 साल हो गए हैं, लेकिन आप मुझे 1 साल का जवाब दीजिए। 2010 में आप चीफ मिनिस्टर थे, 2010 में 3 या 4 महीने के दौरान 110 कश्मीरी युवाओं को मारा गया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। उसमें तुफैल मट्टू से शुरुआत होकर बहुत लोग थे, पत्थरबाजी हुई थी, आपको याद होगा पैलेट गन और ये सब का बहुत कंट्रोवर्सी चली थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सब। उमर चीफ मिनिस्टर थे, पुलिस और जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो उमर के अंडर थे, उमर को कंट्रोल करना था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन। और आज भी उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है, तो क्या आज पैलेट गन हो रहा है, कोई क्या फ्राइडे प्रोटेस्ट नहीं है, स्टोन पेल्टिंग हो रही है, फ्राइडे प्रोटेस्ट हो रहा है, सीआरपीएफ को लोग मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, युवा मारे गए, कुछ नहीं, तो क्यों दिया जाए आपको? आप एक उदाहरण दें। आंसर क्या था? उनका आंसर ये था कि तुम जिस लोगों के साथ बैठते हो, तुम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और बाकियों के साथ हो, उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, हम उस विचारधारा के नहीं। मैंने भाई, मैं तो लॉजिक की बात कर रहा हूँ ना, तो वो ये मानने को तैयार नहीं है। मुझे याद है दीपक जी, फ्राइडे की सुबह सुबह ना सबसे पहले हम लोग कश्मीर ब्यूरो को फोन करते हैं, श्रीनगर ब्यूरो को, भाई फ्राइडे है, बोले हाँ बॉस 10 बजे से कैमरा मिल जाएगा, 10 बजे से फ्रेम मिल जाएगा और सब जो है फुटेज होगा। इट वाज द डेली रूटीन, हर फ्राइडे रूटीन था। पता क्यों था? क्योंकि आपका लॉ एंड ऑर्डर कितना भी अच्छा हो, आपका आईपीएस अधिकारी जितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक आप एक ऐसा कदम नहीं उठाते जो एक मतलब ना पूरी तरीके से एक बेंचमार्क सेट करे, उसका मतलब ये कि अगर एक बार किसी ने वहाँ पर पत्थर उठाया, आप उठा के उसको रांची की जेल में बंद कर रहे हो अगले 1 साल के लिए, या जोधपुर भेज रहे हो और उसे कह रहे हो कि तुम अगर यही करोगे तो ये परिणाम होगा। ये 30 साल से नहीं हो रहा था, अब हुआ तो परिणाम आ गया। अब होता है। यासीन मलिक के घर जब उसको लाइफ सेंटेंस हुआ, उसके लोगों के खिलाफ पीएसए लगा दिया, जो लोग ड्रामा कर रहे थे। ज़्यादा लोग नहीं थे, आई थिंक 10 या 12 लोग थे, तो खत्म हो गया, अब कोई नहीं करता। ठीक है आदित्य, बहुत लंबा हो गया पॉडकास्ट, सो नाइस ऑफ यू गाइस। लेकिन आदित्य, मैं सच बोलूं कि अभी हम इस पे घंटों बात कर सकते हैं, बिल्कुल घंटों बात कर सकते हैं, और पब्लिक को भी मजा आ रहा है। और हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आदित्य मेरा एक आज इंटरनेशनल स्टार है। आई एम वेरी हैप्पी। और जब मौका मिले ना आदित्य, तब निशाना मार लो। मैं लाइफ में यही सीखा है, अब निशाना मार लेना। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाना आदित्य धर से, उसमें जो पोर्शन रखना, हाँ वो बहुत मोटा रखना, वो कमजोर मत रखना, बस इतना ही कहूँगा ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन आदित्य बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा बात करके, और इतना थॉरो अंडरस्टैंडिंग है ना आपको सब्जेक्ट को कि सुन के मजा आता है, ऐसा लगता है जी रहे हैं। देखिए, पॉडकास्ट की शुरुआत मैंने दीपक जी से की, तो पॉडकास्ट का अंत भी मैं दीपक जी से ही करूँगा। मेरा जो जर्नलिज्म का शुरुआत हुई, मैंने आपको बताया कैसे हुई, जो सफ़र करना पड़ा, उससे मैंने सोचा कि किसी को तो कहानी बतानी पड़ेगी। लेकिन दिल्ली में मैं, वो शायद इनको भी शायद ना पता हो, दिल्ली में मैं 27 साल एशियाड विलेज में रहा, खेलगांव। और खेलगांव में जहाँ मैं रहता था, उसकी एक बिल्डिंग छोड़ के सीपीसी था, जो दूरदर्शन का एक बहुत बड़ा केंद्र था, वहाँ से न्यूज़ चलती थी। ये कई साल वहाँ पर काम करते थे। और
इतना तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे वहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर ये बार बार आते थे धूम्रपान कुछ ये सब करने पान के लिए। मसाला। और पान मसाला पान मसाला। खाता था, धूम्रपान दो नहीं। बार। पान मसाला। हाँ। तो वहां पर आते थे हाँ। और मेरी बहुत बार इन पे नजर पड़ती थी किसी कलीग के साथ, कुछ ये बार बार वहां पर आ रहे हैं, तो मैं सोचता था कि अरे यार कितनी बड़ी बात है दीपक जी को कि देख रहा हूँ, दीपक जी मिल को रहा मैं देख रहा हूँ, इतनी मैं स्कूल में था तब। तो ये बहुत बड़ा मुझे ये गर्व की महसूस होता था। और फिर जब मैं अनुसुईया से में, मुलाकात हाँ। हुई, अनुसुईया से पता चला कि अरे ये तो पार्टनर्स हैं, फिर बाद में इनके साथ आज तक पे बैठने का मौका मिला, आई थिंक शायद एबीपी न्यूज और किसी पे भी हुआ, तो कितना एक मतलब इतने साल बीत गए, बट वो चीज़ें याद रहती हैं और पब्लिकली ये बात करने में और भी मजा आता है और भी गर्व महसूस होता है। चलिए हम लोग जल्दी मिलेंगे अनुसुईया के साथ भी, जो कुछ बची हुई चीजें हैं वो हम चारों लोग डिस्कस करेंगे लंबा। दीपक जी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आदित्य को और के प्यार में इतना मगन हो गया था कि मेरा आई लुक डिस्टर्ब हो गया, मैं कैमरे को नहीं देख रहा था जब मैं इंट्रो पढ़ रहा था, लेकिन मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि जो आदित्य ने किया है ये इतिहास है और मैं ये चाहता हूं कि आदित्य इस इतिहास को बार बार दोहराए, अपनी लकीर इतनी लंबी कर ले कि डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस वाले भी उसको मिटा ना पाए। मैं इतना ही चाहता हूं। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे और ओम प्रकाश के साथ इतना ही। आदित्य बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, Thank ओम you. प्रकाश जी, Thank you. नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।